नमस्कार, आपका स्वागत है पुस्तक संसार में। मैं हूँ शिवेंद्र सिंह और मेरा ये उद्देश्य है कि दुनिया भर की तमाम किताबों को मैं आपको हिंदी में सुना सकूं, जिससे आप कुछ नया सीख सकें और ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ला सकें। तो आज जो हम पुस्तक पढ़ने वाले हैं, ये है एनिमल फार्म, जो कि जॉर्ज ऑरवेल की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। तो थोड़ा सा हम इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म एक व्यंग्यात्मक और रूपकपूर्ण कहानी है, जो रूसी क्रांति के बाद के सोवियत संघ की कहानी का वर्णन करती है। इस पुस्तक में जानवरों का एक समूह एक क्रांति करता है और अपने मानव मालिक को सत्ता से हटा देता है। हालांकि क्रांति के बाद जानवरों के बीच असमानता और दमन का एक नया रूप दिखाई देता है, जो मानव शासन से भी बुरा होता है। यह पुस्तक सत्ता के दुरुपयोग, प्रचार और सत्ता के लिए लालच की एक चेतावनी है। यह पुस्तक की समीक्षा के लिए विस्तृत भूमिका भी दी गई है। हम थोड़ा सा जॉर्ज ऑरवेल के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल एक ब्रिटिश लेखक हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म एक ऐसा उपन्यास है जो हर युग में प्रासंगिक बना हुआ है। इस पुस्तक में जानवरों द्वारा मानव मालिक के खिलाफ विद्रोह करने की कहानी है। यह कहानी रूसी क्रांति के लिए एक रूपक है और सोवियत संघ में क्रांति के बाद के शासन की विफलता का वर्णन करती है। यह पुस्तक सत्ता के दुरुपयोग और दामन के खतरों पर जोर देती है। इस पुस्तक की कहानी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इस पुस्तक में कहानी है, मिस्टर जोन्स के खेत से शुरू होती है। एक दिन जानवरों को मिस्टर जोन्स द्वारा भोजन न मिलने पर विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वह मिस्टर जोन्स को हटा देते हैं और खुद को खेत के मालिक के रूप में स्थापित करते हैं। हालांकि जानवरों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। सूअर, जो सबसे बुद्धिमान होते हैं, धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं और अन्य जानवरों का शोषण करते हैं। वे जानवरों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वे खुद को सबसे पहले रखते हैं। इस पुस्तक में तो वैसे बहुत चरित्र हैं, लेकिन प्रमुख 4 चित्रों को जान लेते हैं। पहला चरित्र है नेपोलियन, एक सूअर है जो सत्ता के लिए लालची है और जानवरों का शोषण करता है। दूसरा चरित्र है स्नोबॉल, एक सूअर जो क्रांति का समर्थन करता है और जानवरों को शिक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेपोलियन द्वारा सत्ता से हटा दिया जाता है। तीसरा पात्र है बॉक्सर, एक मेहनती घोड़ा जो जानवरों के लिए क्रांति के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन वो नेपोलियन द्वारा धोखा दिया जाता है। तीसरा पात्र है स्क्विलर, एक सूअर जो नेपोलियन का प्रचार करता है और जानवरों को गलत जानकारी देता है। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। मनोर फार्म के श्री जोन्स ने रात में मुर्गी के दड़बों को बंद कर दिया था, लेकिन वे इतने ज्यादा नशे में धुत थे कि दड़बे में लगे रोशनदान को बंद करना उन्हें याद ही नहीं रहा। उनके साथ ही इधर उधर झूलती हुई लालटेन से आती हुई एक घेरा बनाती रोशनी में लड़खड़ाते हुए उन्होंने अहाते को पार किया और अपने कमरे में आए। आते ही अपने जूतों को पिछले दरवाजे की ओर पैरों से ही उछाल दिया और रसोई घर में ऊपर टांड पर रखे मदिरा के गैलन में से कांच के प्याले में बियर डाली और उस दिन के लिए आखिरी जाम पिया और बिस्तर में घुस गए, जहां श्रीमती जोन्स पहले से ही सोते हुए खर्राटे ले रही थीं। जैसे ही शयन कक्ष की बत्तियां बंद हुईं, वहां बाड़ों की इमारतों के मध्य से हलचल और फड़फड़ाहट शुरू हुई। दरअसल दिन में ही सब तरफ एक खबर फैल गई थी कि बाबा मेजर, जो एक सफ़ेद सूअर है, को पिछली रात को एक अजीब सपना आया था और वो अपने सपने को अन्य सभी जानवरों के साथ संवाद करके साझा करना चाहता था। यह सर्वसम्मति तय हुआ था कि जैसे ही श्री जोन्स सुरक्षित रूप से बाहर चले जाएंगे, तब सभी बड़े खलिहान में इकट्ठा होंगे। बाबा मेजर, उसे हमेशा इसी नाम से बुलाया जाता था, हालांकि इस नाम के तहत उसे प्रदर्शित किया गया था, वो है बिलिंगडन ब्यूटी था। बाड़े में वो इतना सम्मानित था कि हर कोई अपनी घंटे भर की नींद तक खोने के लिए तैयार था और उत्सुक भी था ताकि वह उसकी बातों को सुन सके। विशाल खलिहान के एक छोर पर थोड़ा ऊपर उठाए गए एक चबूतरे पर मेजर भूसे के अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था,
जिस पर एक बीम से लटके हुए लालटेन की रोशनी पड़ रही थी। वह 12 वर्ष का था और बढ़ने की बजाय मोटा हो गया था, लेकिन वह अभी भी एक गरिमा युक्त राजसी दिखने वाला सूअर था, अपनी बुद्धिमान और परोपकारी उपस्थिति के साथ। हालांकि इस तथ्य के बावजूद भी कि वो उसके आगे के दांत कभी काटे नहीं गए थे और वे बेहद नुकीले थे, धीरे धीरे अन्य जानवर भी आने लगे और अपने हिसाब से अलग अलग फैशन के बाद खुद को आरामदायक जगह पर विराजमान करने लगे। सबसे पहले 3 कुत्ते, ब्लूबेस, जेसी और पिंचर आए, और फिर उसके बाद सूअर आए, जो मंच के सामने तुरंत घास पर पसर गए। मुर्गियों ने खुद के लिए खिड़की के सिरों पर जगह बना ली, कबूतरों को शहतीरों पर बैठना पड़ा, भेड़ें और गायें सुअरों के पीछे बैठ गईं, जुगाली करना शुरू कर दिया। 2 गाड़ी हाँकने वाले घोड़े, बॉक्सर और क्लॉवर धीरे धीरे चलते हुए आए और बैठते वक्त बहुत ही सावधानी से अपने रोएदार खुरों को रखने लगे, ताकि कहीं कोई छोटा जानवर उनके नीचे दब न जाए। क्लावर एक वात्सल्य पूरित घोड़ी थी, जो अब तक अपने जीवन की आधी उम्र पूरी कर चुकी थी, जिसने अपने चौथे बच्चे के बाद अपना सुगठित शरीर खो दिया था। बॉक्सर एक विशाल घोड़ा था। वो लगभग 18 हाथ ऊंचा और मजबूत भी था। इतना मजबूत था कि जितना कि 2 साधारण घोड़ों का बल एक में आ गया हो। उसकी नाक के नीचे की एक सफेद धारी उसे कुछ हद तक बेवकूफ दिखाती थी और वास्तव में वो अव्वल दर्जे की बुद्धि का मालिक नहीं था, लेकिन चरित्र की स्थिरता और कार्यक्षमता के लिए वो सार्वभौमिक रूप से प्रतिष्ठित था। घोड़ों के बाद मुरियल सफ़ेद बकरी और बेंजामिन गधा आया। बेंजामिन खलिहान का सबसे वृद्ध जानवर था और सबसे खराब मिजाज वाला भी। वह शायद ही कभी बात करता था, और जब बात करता था तो आमतौर पर कुछ सनकी टिप्पणी करता था। उदाहरण के लिए वह कहता था कि भगवान ने उसे मक्खियों को दूर रखने के लिए एक पूंछ दी थी, लेकिन जल्द ही न पूंछ होगी और न ही मक्खियां होंगी। खलिहान पर जानवरों के बीच वह अकेला था जो कभी हंसा नहीं। अगर पूछा गया तो वह कहेगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे उसे हंसी आए। फिर भी इसे खुले तौर पर स्वीकार किए बिना वह बॉक्सर को समर्पित था। दोनों आमतौर पर हर रविवार को बगीचे के बाहर छोटे बाड़े में वक्त बिताते थे। एक तरफ चरते रहते थे और कभी बात नहीं करते थे। जब दोनों घोड़े क्लावर और बॉक्सर नीचे लेट गए और अपने पैर फैला लिए, तब बतखों का एक झुंड, जो अपनी मां को खो चुका था, ने भुस में अपनी जगह बनाकर उपस्थिति दर्ज की। वह बुरी तरह से चीखती हुई और किनारे से घूमती हुई जगह खोजती हुई आ रही थी, जहां उनसे कोई टकराएगा नहीं। क्लावर ने अपने महान अग्रगण्य के साथ उनके चारों ओर एक दीवार बनाई और इसके अंदर घूमते हुए बतखें तुरंत सो गईं। आखिरी पल में मौली, जो एक बेवकूफ़ मगर सुंदर सफ़ेद घोड़ी थी और श्री जोन्स की एक 2 पहिया गाड़ी खींचती थी, नखरे में चीनी के एक टुकड़े को चबाते हुए एक अनोखी अदा के साथ आई। उसने मोर्चे के पास जगह ले ली और लाल सफ़ेद फीते पर सबका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद करते हुए अपने सफ़ेद बालों से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। सबसे आखिर में बिल्ली आई, जिसमें सामान्य रूप से हमेशा की तरह अपने लिए गर्म जगह देखी और अंततः बॉक्सर और क्लावर के बीच में घुसकर बैठ गई। वहाँ वह मेजर के भाषण में पूरे समय दृढ़ता से म्याऊ की आवाज़ निकालती रही। उसने कुछ नहीं सुना कि वह क्या कह रहा था। मोसेस नाम के काले कौवे को छोड़कर सभी जानवर उपस्थित थे। वह पीछे के दरवाजे से पीछे एक लाठी पर सोया हुआ था। जब मेजर ने देखा कि सभी अब सहज महसूस कर रहे थे और उसकी बातें सुनने का ध्यान से इंतजार कर रहे थे, तो उसने अपने गले को साफ कर बोलना शुरू किया। साथियों, आपने पहले से ही इस अजीब सपने के बारे में सुना है जो मैंने कल रात देखा था, लेकिन मैं बाद में अपने सपने की व्याख्या कर पर आऊँगा। पहले मुझे कुछ और बातें कहनी हैं। मुझे नहीं लगता साथियों कि मैं तुम्हारे साथ कई महीनों तक रह पाऊँगा, और मरने से पहले मुझे लगता है कि मैं आप सब के ऊपर उस ज्ञान को पहुँचाऊँ जो मैंने इतने सालों में हासिल किया है, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। मैंने एक लंबा जीवन जिया है,
मेरे पास विचार के लिए बहुत समय था, क्योंकि मैं अपने बाड़े पर अकेला था और मुझे लगता है कि मैं यह कह सकता हूँ कि मैं धरती पर जीवन की प्रकृति के साथ साथ किसी भी जीवित प्राणी की प्रकृति को भी अच्छी तरह से समझता हूँ। जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो इसी बारे में है। अब साथियों, हमारे इस जीवन की प्रकृति क्या है? आइए हम इसका सामना करें। हमारा जीवन दुखी, कठिन और अल्पकालिक है। हम पैदा हुए हैं और हमें केवल इतना खाना दिया जाता है कि जो हमारे शरीर को जिंदा रखे, और हम में से जो ज़्यादा सक्षम है उन्हें हमारी ताकत की आखिरी हद तक कमर तोड़ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और बहुत ही तत्कालिकता से हमारी उपयोगिता खत्म हो जाती है। हमारा घृणित क्रूरता से कत्ल किया जाता है। इंग्लैंड में शायद ही कोई 1 वर्ष से अधिक उम्र का ऐसा जानवर हो जो खुशी और आराम का अर्थ जानता है। इंग्लैंड में कोई जानवर आज़ाद नहीं है। जानवर का जीवन दुख और दास्ता से बंधा है, यह परम सत्य है। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रकृति के आदेश का एक हिस्सा है? क्या यह सब वाकई सही है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा यह देश इतना गरीब है कि यह हम लोगों को एक सभ्य और बेहतर जीवन नहीं दे सकता? नहीं साथियों, 1000 गुना बार नहीं। इंग्लैंड की मिट्टी उपजाऊ है, इसका वातावरण अच्छा है, यह असंख्य जानवरों को प्रचुर मात्रा में भोजन कराने में सक्षम है, यह निवास करने में सक्षम है। हमारे एक ही खलिहान में 1 दर्जन घोड़े, 20 गाय, कई सौ भेड़ें हैं, और वे सभी आराम से और मेलजोल से रह सकते हैं। किंतु अब यह हमारी कल्पना से परे है। फिर हम इस दुखद स्थिति में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे श्रम में लगभग पूरे उत्पाद मानव द्वारा चुरा लिए गए हैं। वही साथियों हमारी समस्याओं का उत्तर है। यह संक्षेप में केवल एक शब्द में पुकारा जाता है, मनुष्य। मनुष्य हमारा एकमात्र असली दुश्मन है। अगर दृश्य से आदमी को बेदखल कर दें तो भूख और अतिश्रम का मूल कारण हमेशा मन के लिए समाप्त हो जाएगा। मनुष्य एकमात्र जीव है जो उत्पादन के बिना खपत करता है। वह दूध नहीं देता, वह अंडे नहीं देता, वह हल खींचने के लिए भी बहुत कमज़ोर है, वह खरगोश को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं दौड़ सकता, फिर भी वह सभी जानवरों का स्वामी है। वह उन्हें काम पर लगाता है और उसके बाद उन्हें कम से कम न्यूनतम खाना देता है जो उन्हें जिंदा रखें, और शेष वह खुद के लिए रखता है। हमारा श्रम मिट्टी को जोतता है, हमारा गोबर इसे उपजाऊ करता है, और फिर भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास हमारी त्वचा से अधिक कुछ है। आप गायों को मैं देखता हूँ कि पिछले साल के दौरान आपने कितने हजारों गैलन दूध दिया है, और आपके बछड़ों के साथ क्या हुआ है जिन्हें आपका दूध मिलना चाहिए था। इसकी हर एक बूंद हमारे दुश्मनों के गले से नीचे उतरती है। और आप मुर्गियाँ, इस साल आपके कितने अंडों में से चूजे निकले हैं? बाकी सब बाजार चले जाते हैं, जो जोन्स और उनके आदमियों को बाजार से पैसे दिलाते हैं। और आप क्लॉवर, आपके चारों बच्चे कहाँ हैं जिन्हें आपने जन्म दिया, जो आपकी बढ़ती उम्र में आपके काम का बोझ कम करते और आपको खुशी होनी चाहिए थी? प्रत्येक को 1 वर्ष की उम्र में बेचा गया था। आप उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाएंगी। इसके बदले में खेतों में आपके सभी श्रम के लिए कभी भी आपको राशन या अलग अस्तबल के लिए जगह नहीं मिलती है। और यहाँ तक कि हम जिस दुखी जिंदगी का नेतृत्व करते हैं उसे अपनी प्राकृतिक अवधि तक पहुँचने की इजाज़त नहीं देते। अपने लिए मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं भाग्यशाली जीवों में से एक हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मेरे 400 बच्चे हुए हैं। एक सूअर का एक प्राकृतिक जीवन है, लेकिन कोई भी जीव या जानवर अंत में कुदरत के क्रूर चाकू से नहीं बचता है। आप युवा सूअर जो सामने बैठे हैं, मैं आप में से एक इस साल में अपने जीवन के लिए चिल्लाएगा। उस डरावनी स्थिति में हम सभी गाय, सूअर, मुर्गियां, भेड़ें सभी आते हैं। यहाँ तक कि घोड़े और कुत्ते के पास कोई बेहतर भाग्य नहीं है। आप बॉक्सर, जिस दिन आपकी मजबूत मांसपेशियां अपनी शक्ति खो देंगी, जोन्स आपको नायक को बेच देगा, जो आपके गले को काट देगा और उबाल कर लोमड़ी के भोजन के लिए डाल देगा। और कुत्तों के लिए, जब वे बूढ़े और दंतहीन हो जाएंगे, जोन्स आपकी गर्दन के चारों ओर ईंट बांध देगा और उन्हें निकटतम तालाब में डुबो देगा।
क्या यह स्पष्ट नहीं है मित्रों कि हमारे जीवन के सभी वसंत मनुष्यों के अत्याचार से खत्म हो गए? केवल मनुष्य से छुटकारा पाकर हमें हमारे श्रम की उपज हमारी होगी। लगभग रातों रात हम अमीर और मुक्त हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों मानव दौड़ की उथल पुथल के लिए रात और दिन शरीर और आत्मा से हम काम करें? यह मेरा संदेश है साथियों। विद्रोह, मुझे नहीं पता कि कब विद्रोह होगा। यह 1 हफ्ते में या 100 वर्षों में भी हो सकता है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता है कि विद्रोह होगा। क्योंकि मैं अपने पैरों के नीचे यह भूसा देखता हूँ तो यकीन होता है कि चाहे जल्दी या बाद में, किंतु न्याय किया जाएगा। साथियों, अपनी आंखें उस पर केंद्रित रखो, अपने जीवन के बाकी हिस्सों में चलते रहो और सबसे ऊपर मेरे उस संदेश को उन सब जीवों तक पहुंचाओ जो आपके बाद उपस्थित हुए हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ी तब तक संघर्ष जारी रखे जब तक विजयी न हो जाए। और याद रखें कामरेड, आपका संकल्प कभी भी खराब नहीं होता। कोई कुछ भी तर्क दे, पर आपको भटकना नहीं है। उन बातों को कभी न सुने जब वो आपको बताएं कि मनुष्य और जानवरों के पास एक समान हित है। एक की समृद्धि दूसरे की समृद्धि है। यह सब झूठ है। मनुष्य खुद को छोड़कर किसी भी प्राणी के हितों की रक्षा नहीं करता और हम जानवरों के मध्य संघर्ष में पूर्ण एकता, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण निहित है। सभी मनुष्य हमारे दुश्मन हैं, सभी जानवर मित्र हैं। इस समय एक जबरदस्त शोरगुल था। जब मेजर चार बोल रहा था तो 4 बड़े चूहे अपने बिल से बाहर निकले थे और अपने पीछे के पैरों पर बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। कुत्तों ने अचानक उन्हें देखा था और वे तेज रफ्तार से अपने बिलों में घुस गए और अपनी जान बचाई थी। मेजर ने चुप्पी के लिए अपना पंजा उठाया और कहा, दोस्त, उसने आगे कहा, यहाँ एक मुद्दा है जिसे सुलझाया जाना चाहिए। जंगली जीव जैसे चूहे और खरगोश, क्या वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन? आइए हम इसे वोट देकर पता करते हैं। मैं बैठक में इस सवाल का प्रस्ताव रखता हूँ, क्या चूहे कामरेड हैं? वोट एक बार में लिया गया था और यह एक भारी बहुमत से सहमत था कि चूहे मित्र थे। केवल 4 जीव असहमत थे, 3 कुत्ते और बिल्ली। किंतु जब बाद में खोज की गई तो पाया गया कि उन जीवों ने दोनों पक्षों पर मतदान किया था। मेजर ने बोलना जारी रखा, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं केवल दोहराता हूँ, हमेशा अपना कर्तव्य याद रखता हूँ। मनुष्य और उसके सभी तरीके के लिए शत्रुता, जो भी 2 पैरों पर चलता है वो है मनुष्य है और वे हमारे दुश्मन हैं। जो भी 4 पैरों पर चलते हैं या जिनके पंख होते हैं वे हमारे दोस्त हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मनुष्य के खिलाफ लड़ने में हमें उसके समान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप उससे जीत जाएं तो भी उसकी आदतों को न अपनाएं। किसी जानवर को कभी भी घर में नहीं रहना चाहिए, न ही बिस्तर पर सोना चाहिए, न ही कपड़े पहननी चाहिए, न ही शराब पीनी चाहिए और न ही तंबाकू का धूम्रपान करना चाहिए, या पैसे छूने चाहिए या व्यापार में संलग्न होने चाहिए। मनुष्य की सभी आदतें बुरी हैं और सबसे ऊपर कभी किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो आपसे कमज़ोर हों, कमज़ोर या मजबूत, चालाक या सरल, हम सभी भाई हैं। कोई जानवर नहीं है। किसी भी अन्य जानवर को कभी मारना नहीं चाहिए। सभी जानवर बराबर हैं। और अब मित्रों, मैं आपको कल रात के अपने सपने के बारे में बताऊंगा। मैं उस सपने का वर्णन नहीं कर सकता। यह पृथ्वी का सपना था और यह तब तक होगा जब मनुष्य धरती से गायब हो जाएगा। लेकिन यह मुझे कुछ ऐसा याद दिलाता है जिसे मैं भूल गया था। बहुत साल पहले जब मैं छोटा सूअर था, मेरी माँ दूसरी माँओं के साथ एक पुराना गीत गाती थी। वह केवल धुन और पहले 3 शब्दों को जानते थे। मेरे बचपन में मुझे वह धुन याद होगी, लेकिन अब यह लंबे समय से मेरे दिमाग के बाहर है। कल रात यह मेरे सपने में फिर आया और क्या है, गीत के शब्द भी वापस आ गए। मैं निश्चिंत हूँ, जो बहुत पहले जानवरों द्वारा गाया गया था और आज किसी भी स्मृति के लिए पीढ़ियों से लुप्त है। मैं अब वह गीत गाऊंगा मित्रों। मैं बूढ़ा हूँ और मेरी आवाज़ कर्कश है, लेकिन जब मैं आपको यह धुन सिखाऊंगा
तो आप इसे अपने लिए बेहतर तरीके से गा सकते हैं। इसे बीस्ट ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। वृद्ध मेजर ने अपने गले को मंजूरी दे दी और गायन शुरू कर दिया। जैसा कि उसने कहा था कि उसकी आवाज़ कर्कश थी, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा गाया और यह एक उत्तेजित करने वाली धुन थी। कुछ कुछ क्लेमेंटिन और ला कुछ रचा के मध्य की शब्द गूंजने लगे। सुनो सुनो ओ इंग्लैंड के जानवरों, सुनो सुनो ओ आयरलैंड के जानवरों, सुनो सुनो हर भूमि और जलवायु के जानवर, मेरी खुशीपूर्ण खबरों को सुनो। सपना देखो स्वर्णिम भविष्य का, चाहे आए कितने ही देर से, पर आएगा दिन वो जरूर मालो मन में। क्रूर मनुष्य जब खेतों से बाहर होगा और इंग्लैंड के फलदायी खेतों में अकेले जानवरों का राज होगा। नकेले हमारी नाक से गायब तब हो जाएंगी और हमारी पीठ से बोझा भी कम हो जाएगा। लगाम और नाल में लग जाएगी जंग फिर, और चाबुक में पड़ी अधिक दरार होगी। दिमाग से ज़्यादा धन चित्रित जहाँ होगा, गेहूं जौ जई और घास से लहलहाता खलिहान होगा। क्लावर सेम और चारे का चुकंदर, उस दिन सब कुछ हमारा होगा। तेजस्वी दमकता वो सूर्य होगा और साफ चमकता पानी होगा। मधुर बहती वो हवाएं होंगी, उस दिन जब हम स्वतंत्र होंगे। उस दिन के लिए मेहनत है करनी, मरना नहीं है यूं गुलामी में। गायें घोड़े बतखें और मिर्गियाँ, सबको मशक्कत है करनी अब, सबको उस आज़ादी के लिए। सुनो सुनो वो जानवरों इंग्लैंड के, सुनो सुनो वो जानवरों आयरलैंड के, सुनो सुनो जानवर हर क्षेत्र और जलवायु के। ध्यान से सुनो और खबर फैला दो जल्दी ही आने वाले सुनहरे भविष्य की। इस गीत को सुनकर सारे जानवरों के रोंगटे खड़े हो गए और सभी उत्तेजित हो गए। इससे पहले कि मेजर गीत समाप्त करते, वह खुद के लिए यह गीत गाने लगे। यहाँ तक कि जो सबसे मूर्ख जानवर थे, उन्होंने भी शब्द रट लिए तथा धुन के साथ गुनगुनाने लगे, और जो चालाक थे जैसे सूअर और कुत्ते, उन्हें सारा गीत कुछ ही समय में हृदय से याद हो गया था। और फिर थोड़े से अभ्यास के बाद सारे खलिहान के जानवर एक ही सुर में बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गीत एक लय में गा रहे थे। गायें नीचे के सुर में, कुत्ते रिरियाते हुए, बतखें धीरे धीरे। सब इस गीत को सुनकर इतने प्रोत्साहित थे कि उन सब ने लगातार 5 बार इस गीत को गाया, और शायद पूरी रात गाते अगर उन्हें बीच में ही रोका नहीं जाता। दुर्भाग्यवश इस शोरगुल से मिस्टर जोन्स की नींद खुल गई और वो पलंग से कूदे। उन्हें लगा जैसी कोई लोमड़ी अहाते के अंदर घुस आई है। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई, जो हमेशा उनके कमरे के कोने में रखी रहती थी, और अंधेरे में ही 6 गोलियां दाग दी, जो भूसे की दीवार में धंस गई, और सभा तुरंत बर्खास्त हो गई। सब अपने अपने अस्तबल और जगहों पर चले गए जहां वो सोते थे। चिड़ियां अपनी डालियों पर और जानवर अपने फूस के बिस्तर पर बैठ गए, और कुछ ही समय में सारा खलिहान नींद के आगोश में समा गया। अध्याय 2। 3 रातों के बाद मेजर अपनी नींदों में ही शांति से मर गया। उसके शरीर को बगीचे के कोने में दफनाया गया था। यह मार्च माह की शुरुआत थी। अगले 3 महीनों के दौरान गतिविधियां बहुत रहस्यमयी थीं। मेजर के भाषण ने खेत पर अधिक बुद्धिमान जानवरों को जीवन के प्रति पूरी तरह से नया दृष्टिकोण दिया था। उन्हें पता नहीं था कि विद्रोह की भविष्यवाणी जो मेजर ने की थी वो कब होगी। उनके पास सोचने का कोई कारण नहीं था कि यह उनके अपने जीवन काल में होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इसके लिए खुद को तैयार करना उनका कर्तव्य था। दूसरों को पढ़ाना और व्यवस्थित करने का काम सूअरों का स्वाभाविक रूप से आ गया, जो आमतौर पर जानवरों में बहुत चतुर पशु के रूप में पहचाने जाते हैं। सूअरों के बीच पूर्व प्रसिद्ध स्नोबॉल और नेपोलियन नामक 2 युवा सूअर थे, जिन्हें श्री जोन्स बिक्री के लिए तैयार कर रहे थे। नेपोलियन एक बड़ा बल्कि भयंकर दिखने वाला बर्कशायर सूअर था, जो कि पूरे खलिहान में केवल एक ही बर्कशायर था। वह ज़्यादा बात नहीं करता था, किंतु अपनी बात का पक्का था। स्नोबॉल नेपोलियन की तुलना में एक अधिक जीवंत सूअर था। वह भाषण में धारा प्रवाह वक्ता और अधिक आविष्कारशील था,
लेकिन माना जाता है कि चरित्र की गहराई एक जैसी नहीं थी। वह नेपोलियन की तरह बात का पक्का नहीं समझा जाता था। खेत में अन्य सभी नर सुअर काफी मोटे थे। उनमें से सबसे अच्छा स्क्विलर नामक एक छोटा सा सुअर था। उसके बहुत गोल गोल गाल थे, चमकती आंखें थीं, फुर्तीला व चतुर था, किंतु कर्कश आवाज थी। वो एक शानदार टॉकर था और जब वह कुछ मुश्किल बिंदु पर बहस कर रहा होता था तो उसे एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने की आदत थी और उसकी पूंछ हिलती रहती थी, जो किसी भी तरह से बहुत प्रेरक था। स्क्विलर के बारे में दूसरों का कहना था कि वह काले को सफेद कर सकता था। इन तीनों ने पुरानी मेजर की शिक्षाओं को सोच समझकर पूरी प्रणाली में विस्तारित किया था, जिसे उन्हें पशुवाद का नाम दिया। एक सप्ताह में कई रातों तक जब श्रीमान जोन्स सो रहे थे, उन्होंने अहाते में गुप्त बैठकें की और सबके सन्मुख पशुवाद के सिद्धांतों को खुलकर समझाया। शुरुआत में उन्हें जानवरों की मूर्खता और उदासीनता का सामना करना पड़ा। कुछ जानवर ने श्री जोन्स के प्रति वफादारी और कर्तव्य की बात की, जिसे उन्होंने संदर्भित मास्टर के रूप में या प्राथमिक टिप्पणियां जैसे श्री जोन्स हमें खिलाते हैं, अगर वे चले गए तो हम भूख से मर जाएंगे। दूसरों ने ऐसे प्रश्न पूछे, हमें क्यों परवाह करनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, या यदि वह विद्रोह होना ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि हम इसके लिए काम करते हैं या नहीं। और सुअरों को उन सब को समझाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि ऐसी शंकाएं पशुवाद की भावना के विपरीत थीं। सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी भरे सवाल सफेद घोड़ी मोली ने पूछे थे। उसके द्वारा स्नोबॉल से पूछा गया पहला सवाल यह था, क्या विद्रोह के बाद भी चीनी मिलेगी? नहीं, स्नोबॉल ने दृढ़ता से कहा। हमारे पास इस खेत पर चीनी बनाने का कोई साधन नहीं है। इसके अलावा आपको चीनी की आवश्यकता नहीं है। आपको जितनी जई और घास चाहिए होगी वह आपको मिलेगी। और क्या मुझे तब भी अपने बालों में फीता पहनने की इजाज़त होगी? मोली ने पूछा। स्नोबॉल ने कहा, कॉमरेड, वह फीता जिसके लिए आप इतनी समर्पित हैं दास्ता की निशानी है। क्या आप समझ नहीं सकती कि स्वतंत्रता रिबन से अधिक मूल्यवान है? मोली सहमत तो हो गई, लेकिन वो बहुत आश्वस्त नहीं थी। सुअरों के पास मूसा काला कौवा द्वारा लगाए गए झूठों का सामना करने के लिए एक कठिन संघर्ष था। श्री जोन्स के विशेष पालतू जानवरों में से एक था और उनका दुलारा था। मूसा एक जासूस और कथाकार था, लेकिन वो एक चालाक वक्ता भी था। उसने एक रहस्यमय अस्तित्व वाले एक गांव के बारे में जानने का दावा किया। उसे मिस्री पहाड़ कहा जाता है, जिस पर सभी जानवर मृत्यु के बाद जाते हैं। यह बादलों से परे आसमान में थोड़ा दूर कहीं स्थित है। फिर मूसा ने कहा, मिस्री पहाड़ पर सप्ताह के 7 दिन रविवार रहता है। वहाँ बाड़े में हर मौसम में काफ़ी चीनी और खली तथा हरी घास उपजती है। जानवरों को मूसा से नफरत थी, क्योंकि वह बस कहानियां सुनाता रहता था और कोई काम नहीं करता था। लेकिन उनमें से कुछ ने मिस्री पहाड़ में विश्वास किया और सुअरों को यह समझाने के लिए बहुत कठिन बहस करनी पड़ी कि वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी। उनके सबके वफादार शिष्य 2 कार्ट घोड़े, बॉक्सर और क्लावर थे। इन 2 को खुद के लिए कुछ भी सोचने में बड़ी कठिनाई थी। लेकिन एक बार उन्होंने सुअरों को अपने शिक्षकों के रूप में स्वीकार कर लिया तो उन्होंने जो कुछ बताया था उसे अवशोषित कर लिया और इसे सरल तर्कों से अन्य जानवरों को पारित कर दिया। उनकी अहाते में गुप्त बैठकों में उपस्थिति हमेशा दर्ज रहती और इंग्लैंड के जानवर के गायन का नेतृत्व के साथ बैठक हमेशा खत्म होती थी। अब जैसा कि वह विदित था, किंतु किसी की अपेक्षा की तुलना में विद्रोह बहुत पहले और अधिक आसानी से किया गया था। पिछले वर्षों में श्री जोन्स हालांकि एक क्रूर मास्टर लेकिन एक सक्षम किसान था, लेकिन अब काफ़ी समय से वह दुर्दिनों से घिर गया था। वह एक मुकदमे में पैसे खोने के बाद काफ़ी निराश हो गया था और उसने बहुत ज़्यादा मदिरापान करना शुरू कर दिया था, जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। पूरे समय वह अपने रसोई घर में आराम कुर्सी पर बैठा समाचार पत्र पढ़ता रहता था।
पीता था और कभी-कभी मोसेस को बियर में भिगोकर रोटी खिलाता था। उसके अधीन काम करने वाले आदमी निष्क्रिय, आलसी और बेईमान थे। खेतों में चारों ओर खरपतवार उगाई थी। इमारतों को छत की जरूरत थी। बाड़े की पौध उपेक्षित थी और जानवर अल्पपोषित थे। जून का महीना आया और घास कटने के लिए लगभग तैयार थी। मिडसमर की पूर्व संध्या पर, जो शनिवार था, श्री जोन्स बिलिंगटन गया और वहां ज्यादा मदिरा पान करने पर इतना नशे में आ गया कि वह रविवार को दोपहर तक वापस नहीं आया। आदमियों ने गायों का दूध निकाल लिया था और जल्दी सुबह खरगोशों को लेकर बाहर चले गए, जानवरों को खाना और चारा दिए बगैर। जब श्री जोन्स वापस आए तो वह तुरंत बैठक के सोफे पर सो गए, दुनिया के समाचार की खबर को अपने चेहरे पर रखकर। इसलिए जब शाम हुई, जानवर अभी भी भूखे थे। आखिरकार अब उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। गायों में से एक ने अपने सींगों से भंडारे के दरवाजे को तोड़ दिया और जिस बर्तन में जो मिला वो खाने लगे। सभी जानवर खुद का पेट भरने लगे। बस तभी श्री जोन्स जाग गए थे। अगले पल में वह और उसके 4 सेवक आदमी अंदर थे, अपने हाथों में चाबुक के साथ। उसे सभी दिशाओं में घुमाते हुए अंदर घुसे और अंधाधुंध चाबुक बरसाने लगे। लेकिन जानवर अब और इस व्यवहार को अधिक भुखमरी जानवर नहीं सहन कर सकते थे। एक समझौते के साथ चलते हुए योजना बनी थी, हालांकि इस तरह के कुछ भी उसमें शामिल नहीं था, किंतु वह बर्दाश्त न कर सके और बागी हो गए। वह अपने उत्पीड़कों जोन्स और उसके पुरुष सेवकों पर चढ़ गए। अचानक खुद पर हमला देख जोन्स और उसके आदमी खुद को बचाकर भागे और सभी जानवर उन्हें दुलत्तियां मार रहे थे। स्थिति उनके नियंत्रण से काफी बाहर और बेकाबू थी। उन्होंने जानवरों का पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था और जीवों का यह अचानक विद्रोह देख हुए घबरा गए। आज तक उनसे काम करवाने के लिए जो तरीके वो उन पर इस्तेमाल करते थे, जब वह थकावट और ज्यादा काम की वजह से और काम नहीं कर पाते थे, आज जानवरों ने वही तरीका चुना। उन्हें लगभग अपनी इच्छाओं से डरा दिया। उनके विद्रोह के बाद उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश छेड़ी और भाग खड़े हुए। 1 मिनट बाद सभी 5 आदमी जोन्स समेत घोड़ा गाड़ी के रास्ते पर भागते हुए पूरी रफ्तार में थे, जो मुख्य सड़क पर जाता था, और जानवरों ने विजय पाने तक उनका पीछा किया। श्रीमती जोन्स ने बेडरूम की खिड़की के बाहर झांका और जब देखा कि क्या हो रहा था, तो जल्दी से कुछ संपत्तियों को एक कालीन के बैग में डाल लिया और दूसरे रास्ते से खलिहानों से बाहर निकल गई। मूसा ने भी अपने बसेरे को उड़ा दिया और उसके पीछे पीछे जोर से चिल्लाते हुए उड़ चला। इस बीच जानवरों ने जोन्स और उसके आदमियों को सड़क के बाहर खदेड़ दिया था और उनके पीछे बेड़े का अवरुद्ध द्वार बंद कर दिया था, और इसलिए इससे पहले कि वे जानते कि क्या हो रहा है, विद्रोह सफलतापूर्वक किया गया था। जोन्स को निष्कासित कर दिया गया था और मनोर फार्म अब उनका था। पहले कुछ मिनटों के लिए जानवर अपने अच्छे भाग्य में शायद ही विश्वास कर तक सकते थे। उनका पहला कार्य खलिहानों की सीमाओं के चारों ओर एक साथ घूमना था, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मनुष्य कहीं भी छुपा तो नहीं रह गया था। तब वे जोन्स के घृणित शासन काल के अंतिम निशान को खत्म करने के लिए खलिहानों की इमारतों में वापस चले गए। अस्तबलों के अंत में दोहन कक्ष खुला था। चाबुक, नाक छल्ले, कुत्ते की चैन, क्रूर चाकू, जिसे जेम्स सुअरों और भेड़ के बच्चों को काटने के लिए इस्तेमाल करता था, उन सभी को कुएं के अंदर फेंक दिया गया था। चाबुक, लगाम, हंटर, अपमानजनक नकेल, चश्मे, सब कुछ उन्होंने अहाते में जलते हुए कचरे वाली आग में फेंक दिया था। जब भेड़ों ने चाबुक को आग में जलते देखा तो उनके साथ सभी जानवर खुशी से घिरे थे। स्नोबॉल ने भी उन फीतों को भी आग में डाल दिया जिसके साथ घोड़ों के बाल और पूंछ को आमतौर पर बाजार के दिनों में सजाया जाता था। फीते, उन्होंने कहा, इसे भी कपड़े के रूप में माना जाना चाहिए जो एक इंसान की
दी हुई निशानी है, क्योंकि सभी जानवरों को नग्न रहना चाहिए। जब बॉक्सर ने यह सुना तो उसने छोटी सी तिनकों वाली टोपी लगाई, जिसे वह गर्मी में अपने कानों के बाहर मक्खियों से बचने के लिए पहनता था, और बाकी सामान के साथ उसे भी आग में फेंक दिया। बहुत कम समय में जानवरों ने उन सभी चीजों को नष्ट कर दिया जो उन्हें श्री जोन्स की याद दिला सकती थी। फिर नेपोलियन उन्हें वापस भंडार गृह में ले गया और प्रत्येक कुत्ते के लिए 2 बिस्कुट के साथ सभी को अनाज का 2 गुना राशन दिया। तब उन्होंने इंग्लैंड के जानवर गीत को एक साथ 7 बार गाया, और उसके बाद वे रात को सोने चले गए, और ऐसे सोए मानो पहले कभी नहीं सोए थे। बेखौफ, आजाद, चैन की नींद सोए। वे सामान्य रूप से सुबह जागे और अचानक बीते दिन में हुई शानदार घटना को याद करते हुए वे सब एक साथ चरागाह में दौड़े। चरागाह के नीचे एक छोटा रास्ता था जो एक खेत था, जिसने अधिकांश खेतों के बारे में जानकारी दी थी। जानवर इसके शीर्ष पर ऊंचे टीले पर पहुंचे, और सुबह की रोशनी में उन्हें चारों ओर सब स्पष्ट देखा। हाँ, यह उनका ही था। सब कुछ जो वे देख सकते थे सब उनका था। उस विचार के उत्साह में वे गोल गोल घूमे। उन्होंने उत्तेजना में हवा में ऊंची छलांग लगाई। वे ओश में लुढ़के। उन्होंने मीठी ग्रीष्मकालीन घास को मुंह में भर लिया। उन्होंने काले मिट्टी के ढेलों को पैरों से मारा और उसकी समृद्ध सुगंध ली। फिर उन्होंने पूरे खेत का निरीक्षण किया, और बगीचा, खलिहान, तालाब, पेड़ों का झुरमुट, इन सब का मुग्ध भाव से प्रशंसा के साथ सर्वेक्षण किया। ऐसा लगता था कि उन्होंने इन चीजों को पहले कभी नहीं देखा था, और अब भी वे शायद ही विश्वास कर सकें कि यह सब उनका ही था। फिर उन्होंने खेतों की इमारतों की तरफ वापसी की और फार्म हाउस के दरवाजे के बाहर शांत हो गए। हालांकि अब वह भी उनका था, लेकिन वह अंदर जाने से डर रहे थे। एक पल के बाद हालांकि स्नोबॉल और नेपोलियन ने अपने कंधों से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और जानवरों को एक पंक्ति में प्रवेश कराया। कुछ भी खराब करने के डर से वे अत्यधिक देखभाल के साथ चल रहे थे। वे सब जानवर एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने पंजों पर चलते हुए गए। वे फुसफुसाकर बात कर रहे थे और श्री जोन्स की अविश्वसनीय विलासिता पर एक तरह के भय से देखकर डरते हुए चल रहे थे। उनके पंखों से बने गद्दे, देखने वाले आईने, घोड़ों के बालों से बना सोफा, ब्रुसेल्स का कालीन, बिस्तरों पर और ड्राइंग रूम में रानी विक्टोरिया की लिखावट वाले कैलेंडर टंगे थे। जब वे सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने पाया कि मोली गायब है। वापस जाकर दूसरे जानवरों ने पाया कि वह सबसे अच्छे शयन कक्ष में पीछे रह गई थी। उसने श्रीमती जोन्स के ड्रेसिंग टेबल से नीले फीते का एक टुकड़ा लिया था और उसे अपने कंधे पर लगा लिया था, और खुद को बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से आईने में निहार रही थी। जानवरों ने उसे तेजी से फटकार लगाई और वे बाहर चले गए। रसोई में लटकने वाले कुछ सुअरों के मांस को दफनाने के लिए बाहर निकाला गया था, और रसोई में एक बक्से में बियर की बोतलें रखी थीं, जिन्हें बॉक्सर ने अपने खुर से ठोकर मारकर अंगीठी के हवाले कर दिया था। अन्यथा घर में किसी ने कुछ भी छुआ नहीं था। इस जगह पर एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि फार्म हाउस को संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। सभी इस बात से सहमत थे कि कोई जानवर कभी वहां नहीं रहेगा। उसके बाद जानवरों ने नाश्ता किया और फिर स्नोबॉल और नेपोलियन ने उन्हें एक साथ सभा में बुलाया। स्नोबॉल ने कहा, दोस्तों, अभी 6:30 बजे हैं और हमारे पास एक पूरा लंबा दिन है। आज हम घास की फसल की कटाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मामला है जिसे पहले सुना जाना चाहिए। सुअरों ने अब खुलासा किया कि पिछले 3 महीने के दौरान उन्होंने खुद को बच्चों की एक पुरानी वर्तनी किताब से पढ़ना और लिखना सिखाया था, जो श्री जोन्स के बच्चों की थी और जिसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था। नेपोलियन ने काले और सफ़ेद रंग के डिब्बों को लाने के लिए कहा, भेजा और मुख्य सड़क पर खुलने वाले 5 अवरुद्ध मुख्य द्वार तक चलने को कहा। फिर स्नोबॉल, इसका लेखन सबसे अच्छा था, अपने अग्रगण्य 2 नुकीले नाखूनों के बीच एक ब्रश लिया, फिर द्वार की शीर्ष पट्टी से
मनोर फार्म को हटाकर उसके स्थान पर एनिमल फार्म चित्रित किया। यह अब से इस खलिहान का नया नाम था। इसके बाद वे खेतों की इमारतों में वापस चले गए, जहां स्नोबॉल और नेपोलियन ने सीढ़ी मंगवाई, जो उन्होंने बड़े बाड़े की आखिरी दीवार के साथ टिका दी थी। उन्होंने समझाया कि पिछले 3 महीनों के अध्ययनों में पशुधन के सिद्धांतों को 7 आज्ञाओं में सूत्रबद्ध करने में सफलता पाई है। इन 7 आज्ञाओं को अब दीवार पर अंकित किया जाएगा। यह एक अपरिवर्तनीय कानून होगा जिसे पशु फार्म पर सभी जानवरों को हमेशा मानना होगा। कुछ कठिनाई के साथ इसके लिए एक सीढ़ी पर खुद को संतुलित करना एक सूअर के लिए आसान नहीं है। स्नोबॉल चढ़ गया और काम करने के लिए खुद को संभाला। स्क्विलर पेंट के डब्बे को पकड़े हुए उसके नीचे खड़ा था। आदेशों को महान बड़े अक्षरों में डामर पुट्टी दीवार पर लिखा गया था, जिसे 30 गज दूर से भी पढ़ा जा सकता था। तो आज्ञाएं कुछ इस प्रकार थीं। नंबर 1, जो भी 2 पैरों पर चलता है वह दुश्मन है। 2, जो भी 4 पैरों पर चलता है या जिसके पंख होते हैं वह दोस्त है। नंबर 3, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। नंबर 4, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। नंबर 5, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। नंबर 6, कोई भी जानवर किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। नंबर 7, सभी जानवर एक समान हैं। यह बहुत अच्छी तरह और सफाई से लिखा गया था। बस कुछ एक शब्दों में छोटी सी मात्राओं की गलती थी, वरना सब नियम बिल्कुल शुद्ध भाषा में बिना किसी त्रुटि के लिखे थे। वर्तनी भी सही तरह से सही थी। स्नोबॉल ने दूसरों के लाभ के लिए इसे तेज आवाज में पढ़ा। सभी जानवर पूर्ण समझौते में चिल्लाए और चतुर व बुद्धिमान जानवरों ने उन्हें दिल से याद रखना शुरू कर दिया। अब मेरे सभी मित्र, स्नोबॉल ने तेज आवाज में कहा और पेंट ब्रश को एक तरफ फेंक दिया। फसल के खेतों में चलें। जोन्स और उनके सेवक आदमियों की तुलना में घास उनसे पहले काट दें। लेकिन तभी 3 गायों ने, जो कुछ समय पहले असहज लग रही थीं, जोर से रंभाना शुरू कर दिया। 24 घंटे से उनका दूध नहीं निकाला गया था और उनके थन लगभग फट रहे थे। थोड़ी सी सोच के बाद सूअरों को समझ आया और उन्होंने बाल्टी लेने भेजा और गायों को काफी सफलतापूर्वक दुहा। उनके पंजे इस काम के लिए अच्छी तरह अनुकूल थे। जल्दी ही मलाईदार दूध की 5 बाल्टियां भर गई थीं, जिसे पीने में कई जानवरों ने काफी रुचि दिखाई थी। इस दूध का आप क्या करेंगे? किसी ने सवाल पूछा। मुर्गियों में से एक ने कहा, जोन्स कभी कभी हमारे खाने के मिश्रण में इसका इस्तेमाल करते थे। प्रिय साथियों, दूध के बारे में ज्यादा न सोचो, नेपोलियन तेज आवाज में खुद के आगे बाल्टी रखकर बोला। इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। फसल को काटना अधिक महत्वपूर्ण है। मित्र स्नोबॉल रास्ते का नेतृत्व करेगा। मैं कुछ ही देर में आता हूँ। आगे बढ़ो दोस्त, घास इंतजार कर रही है। इसके बाद सारे जानवर फसल काटने के लिए घास के मैदान में उतर गए और जब वे शाम को वापस आए तो देखा कि दूध खत्म हो गया था। अध्याय 3। घास पाने के लिए जानवरों ने कड़ी मेहनत की और पसीना बहाया। उनके प्रयासों को पुरस्कृत भी किया गया था, क्योंकि फसल पहले की अपेक्षा ज्यादा मिली थी। कभी कभी काम कठिन होता था। उपकरणों को मनुष्यों के लिए बनाया गया था, न कि जानवरों के लिए, और यह एक बड़ी कमी थी कि कोई जानवर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर किसी भी उपकरण का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। लेकिन सूअर इतने चतुर थे कि वे हर कठिनाई के दौर के बारे में सोच सकते थे। घोड़ों के लिए वे मैदान के हर इंच को जानते थे और वास्तव में जोन्स और उसके सेवक आदमियों ने कभी भी कटाई और संग्रहण के कारोबार को जानवरों से बेहतर नहीं समझा था। सूअर वास्तव में काम नहीं करते थे, लेकिन निर्देश देते थे और दूसरों के सामने पर्यवेक्षण करते थे। उनके श्रेष्ठ ज्ञान के साथ वह स्वाभाविक था कि नेतृत्व खुद उनके पास आ गया था। बॉक्सर और क्लॉवर खुद को घास काटने की मशीन में बिना लगाम के मैदान के चारों ओर घूमते हुए जुताई कर देते थे और एक सूअर उनके पीछे पीछे हौसला बढ़ाने के लिए कहता हुआ चलता, जोर लगा के दोस्त। फिर वो दोबारा दोस्त।
कोई भी स्थिति हो और हर जानवर ने आराम से घास उखाड़ने और उसे इकट्ठा करने का काम सीखा। यहाँ तक कि बतख और मुर्गियाँ सूरज की तपन में पूरे दिन घूमती और अपनी चोंच में घास के छोटे लच्छे ले जाती। अंत में उन्होंने फसल को 2 दिन के कम समय में समाप्त कर दिया, जो आमतौर पर जोन्स और उसके सेवकों से कम समय लगा था। इसके अलावा यह सबसे बड़ी फसल थी जो खेत में आज तक जमा नहीं हुई थी। कोई भी बर्बादी नहीं हुई थी। मुर्गियों और बतखों ने अपनी तेज आंखों के साथ आखिरी डंठल तक इकट्ठा कर लिया था और खेत पर एक भी जानवर ने अपने लिए एक भी तिनका नहीं चुराया था। उस गर्मी के दौरान खेत का काम घड़ी की तरह रात दिन चलता गया। जानवर खुश थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा संभव हो पाएगा। भोजन के हर एक कौर से उन्होंने एक सकारात्मक खुशी की अनुभूति होती थी। अब यह वास्तव में उनका अपना स्वयं का भोजन था, जो स्वयं के लिए उत्पादित था, जो उन्हें एक क्रूर मालिक द्वारा खैरात में नहीं दिया गया था। बेकार परजीवी मनुष्यों के पलायन के साथ हर किसी के खाने के लिए बहुत कुछ था। अब उन्हें अधिक अवकाश के अवसर मिलते थे, पर चूंकि जानवर अनुभवहीन थे, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे वर्ष के अंत में जब उन्होंने मकई की कटाई की, तो उन्हें प्राचीन शैली में फूंक मारकर भूसा अलग करना पड़ता था, क्योंकि खेत में किसी को थ्रेसिंग मशीन का उपयोग करना नहीं आता था। लेकिन अपनी चतुरता के साथ सुअर और बॉक्सर ने अपनी जबरदस्त मांसपेशियों का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत से फसल को उसकी जगह पहुंचा दिया। बॉक्सर की सभी ने बहुत प्रशंसा की। वह सबकी श्रद्धा का पात्र बन गया था। वह जोन्स के समय में भी बहुत कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अब वो एक में 3 घोड़ों की तरह मेहनत कर रहा था। ऐसे भी कई दिन थे कि जब लगता था कि खलिहानों को पूरा काम उसके शक्तिशाली कंधों पर था। सुबह से रात तक वो हमेशा उस स्थान पर दिखता था जहां काम सबसे कठिन था। वह धक्का देता था और खींचता था। उसने एक काले मुर्गे को हिदायत दे रखी थी कि वो उसे सुबह बाकी जानवरों के उठने से आधे घंटे पहले उठा दिया करे, ताकि वह नियमित दिन से काम शुरू कर सके। काम शुरू होने के पहले कुछ श्रम खुद की मर्जी से भी कर सके, जो कुछ भी उसे आवश्यक लगता था। अगर कभी कोई समस्या आती तो उसका जवाब होता, मैं अब और कड़ी मेहनत करूंगा। यह अब उसका व्यक्तिगत आदर्श वाक्य के रूप में तकिया कलाम बन गया था। लेकिन हर कोई अपने क्षमता के अनुसार काम करता था। मसलन मुर्गियां और बतखों ने बिखरे हुए अनाज को इकट्ठा करके मकई की फसल की 5 बालियां बचाई। न तो अब कोई अनाज चुराता था और न ही राशन पर शिकायत करता था। अब न कोई किसी से झगड़ा करता था और न ही ईर्ष्या, जो पुराने दिनों में जीवन की सामान्य बातें थीं, लेकिन अब वो लगभग गायब हो गई थीं। कोई भी काम से जी नहीं चुराता था, या लगभग कोई नहीं, क्योंकि मोली यह सच था, सुबह जल्दी नहीं उठती थी और शाम को भी जल्दी ही काम छोड़कर निकल जाती थी, जिसका एक तरीका उसने बना रखा था कि उसके खुर में एक पत्थर फंस गया होता था। बिल्ली का व्यवहार कुछ हद तक अनोखा था। जल्दी ही यह देखा गया कि जब भी कोई काम करने का समय आता है तो बिल्ली कभी नहीं मिलती थी। वह अंत में घंटों तक गायब हो जाती थी और फिर भोजन के समय पर फिर से दिखाई देती थी, और शाम को काम खत्म कर होने के बाद सबके साथ ऐसे चलती थी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। और वो हमेशा इस तरह के सटीक बहाने बनाती और इतने प्यार से फुर्र करती कि उसकी मंशाओं पर अविश्वास करना असंभव था। वृद्ध बेंजामिन गधे में विद्रोह के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया था। उसने अपने काम को उसी तरह से सुस्त तरीके से किया जैसा वो जोन्स के समय में करता था। वह काम करने से कभी भी जी नहीं चुराता था, लेकिन कभी भी अतिरिक्त काम के लिए अपनी इच्छा नहीं दिखाता था। विद्रोह और इसके परिणामों के बारे में वह कोई राय व्यक्त नहीं करता था। जब उससे पूछा गया कि क्या वह खुश नहीं था कि जोन्स चले गए, तो वह कहता था, गधे लंबे समय तक जीते हैं। आप में से किसी ने कभी मृत गधे को कभी नहीं देखा होगा। और दूसरों को इस गुप्त जवाब से संतुष्ट करना पड़ता था। रविवार को कोई काम नहीं करता था। नाश्ता सामान्य से 1 घंटे बाद होता था और नाश्ते के बाद एक समारोह होता था।
जो हर हफ्ते बिना असफल हुए संपन्न होता था। सबसे पहले ध्वज फहराया जाता था। स्नोबॉल को दोहन कक्ष में श्रीमती जोन्स का पुराना हरे रंग का मेजपोश मिल गया था और इस सफेद रंग से उसने एक खुर और एक सींग बना दिया था। वो हर रविवार की सुबह फार्म हाउस के बगीचे में एक डंडे पर सब जानवरों द्वारा फहराया जाता था। ध्वज हरा था। स्नोबॉल ने समझाया कि यह इंग्लैंड की धरती के हरे रंग के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि खुर और सींग भविष्य में जानवरों के गणतंत्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में था, जो मानव जाति को अंततः पूरी तरह बेदखल करने के बाद लागू होता था। ध्वज फहराने के बाद सभी जानवर एक आम सभा के लिए बड़े अहाते में एकत्रित होते, जो बैठक के रूप में जाना जाता था। यहाँ आने वाले सप्ताह के काम की योजना बनाई जाती थी और प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा गया था और जमकर बहस भी होती थी। ये सूअर थे जो प्रस्तावों को आगे बढ़ाते थे। अन्य जानवरों को यह समझ में आता था कि कैसे वोट दें, लेकिन कभी भी अपने स्वयं के किसी भी प्रस्ताव के बारे में सोच नहीं पाते थे। स्नोबॉल और नेपोलियन बहस में सबसे सक्रिय थे, लेकिन यह देखा गया था कि ये दोनों कभी सहमति में नहीं होते थे। उनमें से किसी एक ने अगर सुझाव को बनाया था तो दूसरे को निश्चित ही उसका विरोध करना था। यहाँ तक कि जब इसका हल किया जाता था, एक चीज कोई भी अपने आप में नकारी जाती थी, जैसे बगीचे के पीछे छोटे बाड़े में अलग अलग जानवरों के लिए आराम घर के रूप में अलग करने के लिए प्रत्येक वर्ग के लिए सही सेवानिवृत्ति की उम्र तय करने पर ही एक तूफानी बहस हुई थी। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। जानवरों की बैठक हमेशा इंग्लैंड के जानवरों के गायन के साथ समाप्त होती थी और दोपहर को मनोरंजन के लिए छोड़ दिया जाता था। सुअरों ने अपने मुख्यालय के लिए दोहन कक्ष को चुन लिया था। यहाँ शाम को उन्होंने लुहारगिरी, बढ़ईगिरी और अन्य आवश्यक कलाओं का अध्ययन किया और सीखा, उन किताबों से जिन्हें वे फार्म हाउस से बाहर निकाल लाए थे। स्नोबॉल ने अन्य जानवरों को पशु समितियों के नाम से संगठित करने के साथ खुद को व्यस्त कर लिया। वह इस पर बहुत मेहनत कर रहा था। उसने मुर्गियों के लिए अंडा उत्पादन समिति का गठन किया, गायों के लिए स्वच्छ पूछ संघ, जंगली खरगोशों के लिए वन्य साथी पुनः शिक्षा समिति। इसका उद्देश्य चूहे और खरगोशों को घरेलू बनाना था। भेड़ के लिए सफेद ऊन आंदोलन और विभिन्न अन्य पढ़ने और लिखने की कक्षाओं को स्थापित किया, किंतु पूरी तरह से ये परियोजनाएं विफल रही थीं। उदाहरण के लिए, जंगली प्राणियों को घरेलू बनाने का प्रयास लगभग तुरंत टूट गया। वे पहले की तरह ही व्यवहार करते रहे और जब उनके प्रति उदारता के साथ व्यवहार किया तो उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। बिल्ली पुनः शिक्षा समिति में शामिल हो गई और कुछ दिनों तक उसमें बहुत सक्रिय थी। वह एक दिन छत पर बैठी थी और कुछ चिड़ियों से बात कर रही थी जो उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर थीं। वो उन्हें बता रही थी कि सभी जानवर अब दोस्त थे और एक समान थे, इसलिए अब कोई भी चिड़िया उसके पंजों पर बैठ सकती है। लेकिन चिड़ियों ने अपनी दूरी बनाए रखी। इन सब के बावजूद पढ़ने और लिखने की कक्षाएं एक बड़ी सफलता थीं। शरद ऋतु एक खेत पर लगभग हर जानवर किसी न किसी डिग्री में साक्षर थे। सूअर पहले से ही पढ़ और लिख सकते थे। कुत्तों ने काफी अच्छी तरह से पढ़ना सीखा, लेकिन 7 आज्ञाओं को छोड़कर कुछ भी पढ़ने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। मुरियल बकरी कुत्तों की तुलना में कुछ हद तक बेहतर पढ़ सकती थी और कभी-कभी शाम को अन्य जानवरों के अखबारों की रद्दी से भी पढ़ती थी, जो उसे कतरनों की तरह मिलती थी। बेंजामिन गधा किसी भी सूअर की तरह पढ़ सकता था, लेकिन कभी भी अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं करता था। जहां तक वह जानता था, उसने कहा कि पढ़ने के लायक कुछ भी नहीं था। क्लावर ने वर्णमाला सीख ली थी, लेकिन शब्दों को एक साथ रखना नहीं आया था। बॉक्सर डी से परे नहीं जा सकता था। वह अपने बड़े खुर के साथ धूल में ABCD लिख देता था और फिर अक्षरों को घूरने लगता। कभी कभी अपने माथे की लटों को हिलाकर याद करने के सभी प्रयास करता, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। कई मौकों पर वास्तव में वह EFGH सीख लेता, लेकिन जब उसे यह याद रहता
तब तक वह ABCD भूल जाता। आखिरकार उसने उन्हीं 4 अक्षरों के साथ संतुष्ट होने का फैसला किया और हर दिन 1 या 2 बार उन्हें अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए लिख लेता था। मोली ने कुछ भी सीखने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने नाम के 6 अक्षरों को सीख लिया। वो अपने नाम को टहनियों के टुकड़ों से लिखती और फिर उसे 1 या 2 फूलों के साथ सजाती और उन्हें प्रशंसा से उसे देखती हुई उसके चारों ओर घूमती थी। खेत पर मौजूद अन्य जानवरों में से कोई भी ए से आगे नहीं बढ़ सकता था। यह भी पाया गया कि बेवकूफ़ जानवर जैसे कि भेड़, मुर्गी और बतख दिल से 7 आज्ञाओं को सीखने में असमर्थ थे। बहुत सोचने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि 7 आज्ञाएं प्रभावी रूप से एक सूत्र वाक्य में बोली जाएंगी, अर्थात 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब। स्नोबॉल ने कहा, इसमें पशुवाद के आवश्यक सिद्धांत शामिल थे। जिसने इसे पूरी तरह से समझ लिया था वह मानव प्रभाव से सुरक्षित रहेगा। पक्षियों ने पहली बार विरोध किया क्योंकि ऐसा लगता था कि उनके पास 2 पैर भी थे, लेकिन स्नोबॉल ने उन्हें साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था। उसने कहा कि एक पक्षी के पंख साथियों, फिर दोबारा कहा, प्रेरणादायक अंग है और इसमें कोई हेर फेर नहीं है, इसलिए इसे पैर के रूप में माना जाना चाहिए। मनुष्य का विशिष्ट चिन्ह हाथ है, वह उपकरण जिसके साथ वह अपनी सभी उद्दंडताएं व शरारतें करता है। पक्षियों को स्नोबॉल के लंबे शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी व्याख्या स्वीकार कर ली थी और सभी नम्र जानवरों ने दिल से नए सूत्र को अधिकतम सीखना शुरू कर दिया। 4 पैर अच्छे, 2 पैर बुरे वाक्य को 7 आज्ञाओं के ऊपर और बड़े अक्षरों में अहाते की आखिरी दीवार पर अंकित कर दिया गया था। भेड़ों को जब याद हो गया तो उन्हें यह बहुत पसंद आने लगा और अक्सर वह मैदान में अपना खून पसीना बहाते हुए यह वाक्य दोहराते रहते, 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब, 4 पैर अच्छे, 2 पैर खराब, और इसे अंत में घंटों तक बिना थके दोहराते रहते। नेपोलियन ने स्नोबॉल की समितियों में कोई रुचि नहीं ली। उसने कहा कि युवाओं की शिक्षा उन लोगों से अधिक महत्वपूर्ण थी जो पहले से ही वयस्क हो चुके थे। ऐसा हुआ कि घास की फसल कटने के बाद जेसी और ब्लूबेल दोनों जल्द ही 9 हट्टे कट्टे पहला पिल्ले पैदा हो गए थे। जैसे ही उन्होंने दूध पीना छोड़ा, नेपोलियन उन्हें उनकी मां से दूर ले गया और कहा कि अब उन पिल्लों की शिक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। वह उन्हें एक टांड पर ले गया जहां दोहन गृह से केवल सीढ़ी से पहुंचा जा सकता था और वहां उन्हें इस तरह के एकांत में रखा गया कि बाकी के खलिहान के जानवर जल्दी ही उनके अस्तित्व को भूल गए। दूध खत्म होने का रहस्य जल्दी ही खत्म हो गया था। यह हर दिन सूअरों के खाने में मिश्रित किया जाता था। सेब अब पक रहे थे और बगीचे की घास पर हवा के साथ टूटकर गिर जाते थे। जानवरों ने निश्चित रूप से एक राय बनाई थी कि उन्हें समान रूप से साझा किया जाएगा, लेकिन एक दिन आदेश आया कि सभी टूटे सेब जो इकट्ठे किए गए थे उन्हें सूअरों के उपयोग के लिए दोहन कक्ष में पहुंचना था। इस पर कुछ जानवरों ने आनाकानी की और भुनभुनाए भी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। सभी सूअर इस बिंदु पर सहमत थे, यहाँ तक कि स्नोबॉल और नेपोलियन भी सहमत थे। स्क्विलर को दूसरों की आवश्यक स्पष्टीकरण देने और समझाने के लिए भेजा गया था। साथियों, वह चिल्लाया, आप कल्पना नहीं करते हैं, पर क्या आपको लगता है कि हम सूअर स्वार्थी और विशेषाधिकार की भावना में ऐसा कर रहे हैं? हम में से कई वास्तव में दूध और सेब नापसंद है। मैं खुद भी नापसंद करता हूँ। इन चीज़ों को लेने में हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य को संरक्षित करना है। दूध और सेब, यह विज्ञान द्वारा साबित किया गया है साथियों, में सूअर के कल्याण के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। हम सूअर मानसिक कार्यकर्ता हैं। इस खेत का पूरा प्रबंधन और संगठन हमारे ऊपर निर्भर करता है। दिन और रात हम आपका कल्याण सोच और देख रहे हैं। यह आपके लिए है कि हम उस दूध को पीते हैं और उन सेबों को खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सूअर को अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे तो क्या होगा? श्री जोन्स वापस आ जाएंगे। हाँ, श्री जोन्स वापस आ जाएंगे। निश्चित रूप से दोस्त, स्क्वेलर लगभग
प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। इधर उधर घूमकर अपनी पूंछ को फटकारते हुए उसने फिर तेज आवाज में कहा, निश्चित रूप से आप में से कोई भी नहीं होगा जो चाहेगा कि श्री जोन्स वापस लौटें। अब एक अहम बात थी जिससे जानवर पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहते थे कि वे श्री जोन्स की वापसी नहीं चाहते थे। जब उनके सामने इस तथ्य को प्रकाश में रखा गया तो उनके पास कहने को और कुछ नहीं था। सुअरों को अच्छे स्वास्थ्य में रखने का महत्व स्पष्ट था, तो बिना किसी तर्क के सब सहमत हो गए और दूध और कच्चे सेब अकेले सुअरों के लिए आरक्षित हो गए। अध्याय 4। गर्मियों की समाप्ति तक पशु फार्म पर जो हुआ था उसके बारे में खबरें आधे देश में फैल चुकी थीं। हर दिन स्नोबॉल और नेपोलियन ने कबूतरों की उड़ानें दूसरे खलिहानों में भेजी। उन्हें निर्देश था कि पड़ोसी खेतों पर जानवरों से मिलकर उन्हें विद्रोह की कहानी बताएं और उन्हें इंग्लैंड के जानवर गीत की धुन सिखाएं। इस समय अधिकांशतः श्री जोन्स बिलिंगटन में रेड शेर के मदिरालय में बैठे रहते थे, जो इस इंतजार में रहते थे कि कोई भी व्यक्ति मिले और वे उससे शिकायत करें उस राक्षसी अन्याय के बारे में जो जानवरों ने उन पर किया था और जिसके कारण वो अपनी संपत्ति से बेदखल हुए थे। वे बेहद पीड़ित थे। अन्य किसान उनकी बातें सुनकर सहानुभूति व्यक्त करते, लेकिन अंदर दिल ही दिल में उनमें से प्रत्येक यह सोच रहा था कि क्या वह किसी भी तरह से जोन्स के दुर्भाग्य को अपने फायदे में बदल सकते थे। यह सौभाग्य था कि दो खेतों के मालिक जिनके खेत पशु फार्म में जुड़े थे अस्थायी रूप से खराब हालत में थे। उनमें से एक फॉक्सवुड फार्म था। वो एक बड़ा उपेक्षित और पुराने तरीके वाला खेत था जो बहुत अधिक जंगल की तरह उगाया था। उसके सभी चारागाह नष्ट हो चुके थे और बाड़े अहाते खेत बेहद बुरी अवस्था में थे। इसके मालिक श्री पिल्लिकटन एक सीधे साधे सज्जन किसान थे, उन जिन्होंने अपना अधिकांश समय मौसम के अनुसार मछली पकड़ने या शिकार करने में बिताया था। अन्य खेत, जिसे पिंचफील्ड फार्म कहा जाता था, छोटा और दूसरे से बेहतर स्थिति में था। इसका मालिक श्री फ्रेडरिक था, जो एक सख्त व चालाक व्यक्ति था और हमेशा मुकदमों में उलझा रहता था, मुश्किल सौदेबाजी के लिए। ये दोनों एक दूसरे को बेहद नापसंद करते थे कि उनके लिए किसी भी समझौते पर आना मुश्किल था। यहाँ तक कि वे अपने हितों की रक्षा में भी वे आपस में असहमत रहते थे। फिर भी वे दोनों पशु फार्म पर विद्रोह की खबरों से पूरी तरह डरे हुए थे और अपने जानवरों को इसके बारे में बहुत कुछ सीखने से रोकने के लिए बहुत चिंतित थे। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक खेत का प्रबंधन करने वाले जानवरों के विचार को सुनकर हंसने का नाटक किया। उन्होंने कहा कि पूरी बात एक पखवाड़े में ही खत्म हो जाएगी और फिर से पहले जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने इसे मनोर फार्म पर जानवरों के बारे में बताया। उन्होंने इसे मनोर फार्म कहने पर जोर दिया। वे पशु फार्म नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो कि हमेशा अपने आप में लड़ रहे थे और वे भी तेजी से मृत्यु के लिए भूख से मर रहे थे। लेकिन जब समय बीतता गया और कोई जानवर भूखा नहीं था और न ही स्थिति बदली, तो फ्रेडरिक और पिलिंगटन ने अपनी धुन बदल दी और भयानक दुष्टता की बात करनी शुरू कर दी, जो अब एनिमल फार्म पर हो रही थी। उनका कहना था कि जानवरों ने एक दस्ते का भक्षण करना शुरू कर दिया है। घोड़ों की घोड़ों की लाल गर्म नालों के साथ एक दूसरे पर अत्याचार करते थे और खासकर मादाओं पर अत्याचार करते थे। फ्रेडरिक और पिलिंगटन ने कहा कि ऐसी स्थिति प्राकृतिक नियमों की अवहेलना कर कानूनों के खिलाफ विद्रोह करने की वजह से हुई थी। हालांकि इन कहानियों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाता था और एक अद्भुत खेत की अफवाहें जहां मनुष्यों को बाहर कर दिया गया था और जानवरों ने अपने स्वयं के नियमों का प्रबंधन किया और सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। ऐसी अस्पष्ट अफवाहें विकृत रूपों में फैल गईं और पूरे वर्ष विद्रोह की लहर शहरी व ग्रामीण इलाकों में भी फैल गई। बैल, जो हमेशा से शांत और शालीन थे, अचानक उग्र हो गए। भेड़ों ने बाड़े तोड़ दिए और गायों ने अपने पालकों को मार डाला।
और दूध दुहने नहीं दिया। शिकारी गायों ने अपनी बाड़ में जाने से इनकार कर दिया और अपने सवारों को दूसरी तरफ फेंक दिया। सबसे ऊपर इंग्लैंड के जानवर गीत की धुन और यहाँ तक कि शब्दों को हर जगह जाना जाने लगा था। यह तीव्र गति से फैल गया था। जब इंसानों ने इस गीत को सुना तो मनुष्य उन्हें रोक नहीं सके। हालांकि उन्होंने इसे सुनकर केवल हास्यास्पद सोचने का नाटक किया। चूंकि वह समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा, जानवर इस तरह के अवमाननात्मक और घटिया बकवास गाने कैसे गा लेता है। अगर कोई भी जानवर इसे गाते हुए पकड़ा गया तो उस पर उसी समय चाबुक बरसाए जाएंगे। लेकिन फिर भी गीत अपरिवर्तनीय था, उसे गाना नहीं रोका जा सका। श्याम पंछी ने इसे बाड़े में गाना जारी रखा। कबूतर इसे घूमते हुए गुनगुनाते, लहर की घड़ी और चर्च की घंटी की आवाज में भी इसे गाया जाता। और जब मनुष्यों ने यह धुन सुनी तो घबरा गए, जैसे उन्हें अपने भविष्य के विनाश की भविष्यवाणी सुनाई दे रही थी। अक्टूबर के शुरू में जब मकई की फसल काटकर इकट्ठी कर ली गई थी, उनमें से कुछ पहले ही फटकारी भी जा चुकी थी। जो कबूतरों का एक दस्ता हवा के माध्यम से जो संदेश लाया, उसमें एनिमल फार्म के अहाते में रोमांच की लहर जाग उठी। जोन्स और उसके सभी पुरुष फॉक्सवुड और पिंचफील्ड, आधा दर्जन अन्य लोगों के साथ 5 बाधा वाले प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए थे और वह गाड़ी के रास्ते से आ रहे थे जो खेत तक आता था। जोन्स को छोड़कर सभी के हाथों में लाठी थी और जोन्स ने अपने हाथों में बंदूक ले रखी थी। जाहिर है कि वह खेत पर फिर से कब्जा करने का प्रयास करने जा रहे थे। काफी लंबे समय से जानवरों ने इसकी उम्मीद की थी, सारी तैयारी भी की थी। स्नोबॉल उन्हें जूलियस सीजर के अभियानों की एक पुरानी किताब का अध्ययन किया था, जिसे उन्होंने फार्म हाउस पर ही पाया था। रक्षात्मक परिचालन का प्रभारी था। उसने अपने आदेश जल्दी से दिए और कुछ ही समय में हर जानवर अपनी तय की गई जगह पर था। जैसे ही जोन्स का दल खेतों की इमारतों के नजदीक पहुंचा, स्नोबॉल ने अपना पहला हमला शुरू कर दिया। सभी कबूतर करीब 30-35 की संख्या में मानव दल के सिर पर उड़ने लगे और मध्य हवा से उन पर बीट करना शुरू कर दिया। और जब तक वे लोग इससे निपटते तो हंस और बतखों ने उनके पैरों पर चोंच मारनी शुरू कर दी। हालांकि यह केवल एक हल्का टकराव करने वाला युद्धाभ्यास था, जिसका उद्देश्य थोड़ी परेशानी पैदा करना था, और जोन्स के दल ने आसानी से अपनी लाठियों से बतखों को खदेड़ दिया। स्नोबॉल ने अब हमले की दूसरी पंक्ति को मैदान में उतारा। मुरियल, बेंजामिन और सभी भेड़ों ने आगे बढ़कर उग्र होकर लोगों को हर तरफ से मारना शुरू कर दिया। बेंजामिन चारों ओर से घूम घूम कर अपने छोटे खुर के साथ उन पर वार कर रहा था, लेकिन एक बार फिर दल अपनी लाठियों और छिद्रित जूतों के साथ, जो बहुत मजबूत थे, उन पर भारी पड़ा। और अचानक स्नोबॉल ने एक अनोखी आवाज निकाली जो पीछे हटने का संकेत था। सभी जानवर तुरंत दरवाजे के माध्यम से अहाते में भाग गए। जोन्स और उसका दल अपनी जीत पर चिल्लाया। उन्होंने देखा जैसे कि उन्होंने कल्पना की थी। उनके दुश्मन भाग रहे थे और वे उनके पीछे पहुंचे, किंतु असावधानी से। यह वही मौका था जो स्नोबॉल का इरादा था। जैसे ही वे अहाते के अंदर पहुंचे, 3 घोड़े, 3 गायें और बाकी सुअर जो गौशाला में चुप कर बैठे थे, अचानक उनके पीछे से अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े हुए उभरे। स्नोबॉल ने अब हमले के लिए संकेत दिया। खुद जोन्स सीधे जोन्स पर झपटा। अपनी ओर उसे आता देख जोन्स ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। छर्रों ने स्नोबॉल की पीठ पर एक खूनी लकीर बनाई और एक भेड़ मारी गई। एक पल के लिए बिना रुके स्नोबॉल ने जोन्स के पैरों पर वार करना शुरू कर दिया। जोन्स को गोबर के ढेर में फेंक दिया गया था और उसकी बंदूक उसके हाथों से निकल गई थी, लेकिन सभी जानवरों में से सबसे भयानक प्रदर्शन बॉक्सर का था। अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर उसने एक स्टैलियन की तरह अपने लोहे के खुरों के साथ एक सांड की तरह हमला किया था। उसका पहला झटका फॉक्सवुड फार्म के लड़के की खोपड़ी पर था।
जिसे उसने मिट्टी की कीचड़ में निर्जीव बना दिया था। यह देखकर दल के कई आदमियों ने अपनी लाठियां गिरा दी और दौड़ने लगे। आतंक उन पर हावी हो रहा था और अगले पल सभी जानवर उन्हें एक साथ बाड़े के चारों ओर दौड़ा रहे थे। उन्होंने उन्हें सींग मारी, दुलत्तियां मारी, काट खाया और उन्हें भगा भगा कर खड़े खदेड़ने लगे थे। खेत पर एक जानवर नहीं था जिसने अपने तरीके से उनसे बदला न लिया हो। यहाँ तक कि बिल्ली भी अचानक एक छत से एक आदमी के कंधे पर उछली और अपने पंजों से उसकी गर्दन में घुसा दिया, जिस पर वो बहुत बुरी तरह चीखा। एक पल में जोन्स के दल ने बाड़े का दरवाजा खुला देखा तो वो वहां से बाहर निकलने और मुख्य सड़क की तरफ रुख करने से काफी खुश थे, और इसलिए उनके आक्रमण के 5 मिनट के भीतर वे अपमानजनक स्थिति में वापसी में थे। जैसे वे आए थे, उनके रास्ते हंसों के झुंड ने उन पर चोंच से वार करना जारी रखा। सभी लोग चले गए थे सिवाय एक के। बाड़े में बॉक्सर उस बेहोश लड़के को अपने खुर से हिलाकर देख रहा था, पर उस लड़के में कोई हलचल नहीं थी। बॉक्सर ने दुख से कहा, क्या यह मर चुका है? ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं भूल गया था कि मैंने लोहे के जूते पहने हुए थे। कौन विश्वास करेगा कि मैंने किसी उद्देश्य से ऐसा नहीं किया? दोस्त, भावुक मत होइए, स्नोबॉल ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा, जिसे घावों से रक्त अभी टपक रहा था। युद्ध युद्ध है, एक मृत व्यक्ति की सबसे अच्छा होता है। बॉक्सर ने फिर दोहराया, मुझे जीवन लेने की कोई इच्छा नहीं थी, यहां तक कि मानव जीवन भी नहीं। और उसकी आंखों से आंसू भरे हुए थे। मोली कहाँ है? किसी ने चिंतित किंतु आश्चर्यजनक तरीके से कहा। वास्तव में मोली गायब थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। यह डर था कि उस दल के लोगों ने उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाया हो या यहां तक कि उसे अपने साथ ले गए हों। अंत में हालांकि वह अपने सिर को अपनी नांद में छिपाकर बैठी हुई पाई गई थी, जिसमें अपने सिर पर उसने घास के बीच छुपाया हुआ था। दरअसल जैसे ही बंदूक चली वो डरकर यहाँ छिप गई थी, और जब दूसरे उसे ढूंढकर वापस आए तो यह पता चला कि वो जिस बेहोश लड़के को मृत समझ रहे थे, असल में वो सिर्फ बेहोश था, और होश में आते ही वो भी भाग खड़ा हुआ। सभी जानवर रोमांचित हो फिर से इकट्ठे हुए थे। प्रत्येक ने अपनी आवाज के शीर्ष पर युद्ध में अपने स्वयं के प्रदर्शन का जिक्र किया था। जीत का एक अचूक उत्सव तुरंत आयोजित किया गया था। ध्वज फहराया गया था और इंग्लैंड के जानवर गीत को कई बार गाया गया था। फिर मृतक भेड़ का अंतिम संस्कार किया गया था। उसकी कब्र पर एक झाड़ी लगाई गई थी। कब्रिस्तान में स्नोबॉल ने थोड़ा भाषण दिया। यदि आवश्यक हो तो पशु फार्म के लिए जान देने के लिए कोई भी जानवर पीछे नहीं हटेगा। जानवरों ने सर्वसम्मति से सैनिक सम्मान शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम उत्तम पशु नायक रखने का फैसला किया, जिसे सबसे पहले स्नोबॉल और बॉक्सर को दे दिया गया था। इससे इसे रविवार और छुट्टियों पर पहने जाने के लिए कहा गया था। यह एक पीतल का पदक था। ये वास्तव में घोड़ी को पहनाई जाने वाली नथनी थी जो पुराने समय में रखी थी और पीतल की थी, जो दोहन कक्ष में पाई गई थी। वहां पशु हीरो द्वितीय श्रेणी भी था, जिसे मृत भेड़ को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। युद्ध के नाम के बारे में भी चर्चा हुई। अंत में इसे गौशाला के युद्ध की लड़ाई का नाम दिया गया था, क्योंकि वह जगह थी जहां पर हमला किया गया था। श्री जोन्स की बंदूक मिट्टी के कीचड़ में पड़ी थी, और यह ज्ञात था कि फार्म हाउस में कारतूस की भरपूर आपूर्ति थी। यह तय किया गया था कि झंडे के पास एक बंदूक तोप की तरह खड़ी रखी जाएगी, और साल में 2 बार इसमें गोली दागी जाएगी। एक बार 12 अक्टूबर को गौशाला के युद्ध की लड़ाई की सालगिरह, और दूसरी बार गर्मियों में मतलब विद्रोह की सालगिरह। अध्याय 5। शरद ऋतु का आगमन हुआ। मोली की शरारतें और भी बढ़ गईं। वो हर सुबह काम करने के लिए देर करती थी और कहती थी कि वह ज़्यादा देर तक सोती रह गई, और कभी रहस्यमय दर्द की शिकायत करती। हालांकि उसकी भूख तेजी से बढ़ गई थी। हर तरह की बहस करके और कोई बहाना करके वह अपना काम में भाग जाती थी और पीने के तालाब के पास चली जाती थी।
जहां वह पानी में अपनी प्रतिबिंब को मासूमियत से देखती थी। लेकिन कुछ गंभीर अफवाहें भी फैलने लगी थीं। एक दिन जब मौली अहाते में घुस रही थी, अपनी लंबी पूंछ फटकारते हुए और घास के डंठल को चबा रही थी, तभी क्लावर वहां पहुंची। मोली, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज सुबह मैंने तुम्हें एनिमल फार्म और फॉक्सवुड के बाड़े के पास देखा। पिलिंगटन का एक आदमी बाड़े से दूसरी तरफ खड़ा था और मैं दूर से तुम्हें देख रही थी। लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने यह देखा, वो तुमसे बात कर रहा था और तुम उसे अपनी नाक को सहलाने की इजाज़त दे रही थी। इसका मतलब क्या है मोली? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं वहां नहीं थी। यह सच नहीं है। मोली चीखी और जमीन को पंजों से कुरेदना शुरू कर दिया। मौली, मेरी तरफ देखो और नजरें मिलाकर कहो कि क्या तुम मुझे अपने सम्मान का वचन देते हुए कहती कि वो आदमी तुम्हारी नाक को नहीं सहला रहा था? यह सच नहीं है, मौली ने फिर दोहराया। लेकिन वह क्लावर से नजरें नहीं मिला सकी और अगले पल वह मैदान की तरफ दौड़ गई। क्लावर हतप्रभ सी विचार में पड़ गई। दूसरों को कुछ भी बताए बिना वह मौली की नांद पर गई और अपने खुर से भूसे को हटाने लगी। भूसे के नीचे छिपा हुआ मिस्री का एक छोटा ढेर और विभिन्न रंगों के कई सारे रिबन थे। इस घटना के 3 दिन बाद मौली गायब हो गई। कुछ हफ्तों तक उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन कबूतरों ने बताया कि उसने उन्हें विलिंगटन के संपन्न इलाके में देखा था। वह लाल और काले रंग की एक खूबसूरत कुत्ता गाड़ी के डंडों के बीच थी। एक घर के बाहर खड़ी थी। धारीदार पैजामे और ढीले कुर्ते में एक मोटे लाल चेहरे वाला व्यक्ति, जो एक प्रचारक की तरह दिखता था, उसका नाक सहला रहा था और उसे चीनी खिला रहा था। उसने नया कोट पहना था और उसने अपने माथे के बालों के चारों ओर एक लाल रंग का फीता बांधा हुआ था। वह काफी प्रसन्न लग रही थी, ऐसा कबूतरों ने कहा। इसके बाद जानवरों में से कोई भी कभी मौली का उल्लेख नहीं करता। जनवरी में मौसम भयावह हो गया। धरती लोहे की तरह हो गई थी और खेतों में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। बड़ी बड़ी कई बैठकें हुईं और सुअर आने वाले मौसम के काम की योजना बनाने लग गए। यह स्वीकार कर लिया गया था कि सुअर, जो अन्य जानवरों की तुलना में स्पष्ट रूप से चतुर थे, को कृषि नीति के सभी कार्यों का निर्णय लेना चाहिए और उनके निर्णयों को बहुमत के वोट द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगर स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच विवाद नहीं गहराता तो यह व्यवस्था काफी अच्छी तरह से काम करती। वह दोनों हर बिंदु पर असहमत थे। जहां थोड़ी सहमति संभव थी, वहां भी अगर उनमें से एक ने जौ के साथ एक बड़ा एकड़ बोने का सुझाव दिया, तो दूसरा निश्चित था कि जई के बड़े एकड़ की मांग करें। और यदि उनमें से एक ने कहा कि ऐसा और क्षेत्र गोभी के लिए सही था, तो दूसरा यह घोषणा करेगा कि यह बेकार था, जड़ें सही रहेंगी। प्रत्येक का अपना अपना समर्थक वर्ग था और कुछ हिंसक बहसें भी होती थीं। बैठकों में स्नोबॉल अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता भरे भाषणों द्वारा बहुमत से जीत जाता था, लेकिन नेपोलियन भी आम दिनों के बीच में अपने लिए समर्थन जुटा रहा था। वह भेड़ों के साथ विशेष रूप से सफल रहा था। अब भेड़ें पूरे मौसम में हर समय 4 पैर अच्छे 2 पैर खराब दोहराती रहती थी और वह अक्सर बैठकों के बीच में बोलती रहती थी। यह देखा गया था कि विशेष रूप से स्नोबॉल के भाषणों में महत्वपूर्ण क्षणों पर 4 पैर अच्छे 2 पैर खराब में तोड़ने के लिए उत्तरदायी थी। स्नोबॉल ने 16 किसान और स्टॉक ब्रीडर की कुछ पिछली पत्रिकाओं का नज़दीकी से अध्ययन किया था, जो उसे फार्म हाउस में मिला था और नवाचारों को और सुधारों की योजनाओं से भरा था। उन्होंने खेतों की क्यारियों, फसल का संरक्षण और फसल में लगने वाले कीड़ों के बारे में सारी जानकारियां रखी थीं और सभी जानवरों को खाद ढोने के श्रम से बचाने के लिए हर दिन एक अलग स्थान पर अपने गोबर को सीधे मैदान में छोड़ने के लिए एक जटिल योजना तैयार की थी। नेपोलियन ने अपनी खुद की कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन चुपचाप कहा कि स्नोबॉल का कुछ नहीं होगा और वो अपना समय व्यर्थ में बिता रहा था।
लेकिन उनके सभी विवादों में से कोई भी पवन चक्की को लेकर होने वाले विवाद से ज़्यादा कड़वा नहीं था। लंबे चरागाह में विशाल खेतों से बहुत दूर तक छोटा सा टीला था, जो खेत पर सबसे ऊंचा बिंदु था। जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि यह पवन चक्की के लिए उपयुक्त जगह थी। यहाँ से डायनेमो को संचालित करने और बिजली के साथ खेत की आपूर्ति करने के लिए बनाए जाने के साथ पहुंचाया भी जा सकता था। उसने कहा, इसमें बाड़ों में रोशनी पहुंचेगी और उन्हें सर्दियों में गर्म भी रखेगी, और एक गोलाकार आरा मशीन रखेंगे जो चारा काटेगी, एक भूसा अलग करने, एक चुकंदर काटने की और एक दूध निकालने की मशीन भी चलेगी। जानवरों ने पहले कभी इस तरह की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, क्योंकि खेत एक पुरानी शैली का था और केवल सबसे आदिम मशीन वहां थी, और वे आश्चर्यचकित होकर स्नोबॉल की बातों को सुन रहे थे। स्नोबॉल ने शानदार मशीनों की उनके सामने ऐसे व्याख्या की कि उन्होंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उसका कहना था जब वो मशीन अपना काम करेंगी तो वो खेतों में आसानी से चर या पढ़ सकते थे और आपस में बातचीत करके अपने दिमाग के स्तर में सुधार कर सकते थे। कुछ हफ्तों के भीतर पवन चक्की के लिए स्नोबॉल की योजना पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रही थी। यांत्रिक विवरण ज्यादातर जोन्स की 3 पुस्तकों से आए थे: 1000 यूजफुल थिंग्स टू डू अबाउट द हाउस, एवरीवन हिज इन ओन ब्रिकलेयर और इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिगिनर्स। स्नोबॉल ने अपने अध्ययन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान एक छप्पर के नीचे बनाया था, जिसे अंडा सेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें चिकनी लकड़ी का फर्श था जो चित्रकारी के लिए उपयुक्त था। स्नोबॉल घंटों तक वहां समय बिताता था, अपनी किताबों पर एक पत्थर रखकर ताकि वो बंद न हो सकें, और चौक के टुकड़ों को अपने अग्रगण्य के नुकीले हिस्सों के बीच पकड़ने के साथ वह लाइन के बाद रेखा में घूमते हुए और उत्साह बोलने के बीच तेजी से आगे बढ़ता था। धीरे धीरे फर्श पर उसने योजनाओं का खाका तैयार कर दिया, जिसमें चक्कर खनी और पहियों के रेखा चित्र थे, जो अन्य जानवरों को पूरी तरह से अस्पष्ट लेकिन बहुत प्रभावशाली लगे। उनमें से सभी दिन में कम से कम एक बार स्नोबॉल के चित्रों को देखने के लिए आते थे। यहाँ तक कि मुर्गियां और बतखें भी आईं और खड़िया के अंक पर चलने रोके जाने पर परेशान भी थीं। केवल नेपोलियन इस सब से एकदम अलग रहा। उसने खुद को शुरुआत से ही पवन चक्की के खिलाफ घोषित कर दिया था। एक दिन हालांकि वह योजनाओं की जांच करने के लिए अप्रत्याशित रूप से पहुंचा। वह छप्पर के चारों ओर भारी कदमों से टहला, योजनाओं के हर विवरण पर बारीकी से देखा और 1 या 2 बार उन पर नाक भौं भी सिकोड़ी, भ्रुकुटी तानी, फिर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर अपने आंखों की कनखियों से देखकर कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसने अपने पैर उठाए, योजनाओं पर पेशाब किया और एक शब्द बोले बिना बाहर चला गया। पूरे खेत को पवन चक्की के विषय पर गहराई से विभाजित किया गया था। स्नोबॉल ने इनकार नहीं किया कि इसे बनाना मुश्किल कार्य होगा। पत्थर को तोड़कर लाना और दीवारों तक ले जाना तथा बनाया जाना चाहिए। फिर पाल बनाना होगा और इसके बाद डायनमो और तारों की आवश्यकता होगी। लेकिन उसने कहा कि यह सब 1 साल में किया जा सकता है, और उसके बाद उसने घोषित किया कि इससे इतना श्रम बचाया जाएगा कि जानवरों को केवल सप्ताह में 3 दिन काम करने की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ नेपोलियन ने तर्क दिया कि इस समय को बड़ी जरूरत खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था, और अगर वे पवन चक्की पर समय बर्बाद कर देते थे तो वे सभी भूखे मर जाएंगे। जानवरों ने खुद को 2 गुटों में बांटा। एक का नारा था स्नोबॉल के लिए मतदान और 3 दिवसीय सप्ताह, और दूसरे का नारा था नेपोलियन के लिए मतदान और पूर्ण प्रबंधन। बेंजामिन एकमात्र जानवर था जो किसी भी गुट के साथ नहीं था। उसने अधिक अनाज के उत्पाद और पवन चक्की के बनने की उम्मीद पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि पवन चक्की बने या न बने, जीवन चल रहा था,
क्योंकि वह हमेशा से चलता रहा था, मतलब बुरी तरह से बीत रहा था। पवन चक्की पर विवादों के अलावा खेत की रक्षा का भी सवाल था। यह पूरी तरह से महसूस किया गया था कि यद्यपि मनुष्यों को गौशाला की लड़ाई में पराजित किया गया था, लेकिन वे खेत को फिर से हासिल करने और श्री जोन्स को बहाल करने के लिए एक और अधिक दृढ़ प्रयास कर सकते थे। उनके पास ऐसा करने का एक और कारण था, क्योंकि उनकी हार की खबर ग्रामीण इलाकों में फैली थी और जानवरों को पड़ोसी खेतों पर पहले से कहीं ज्यादा आराम मिलता था, क्योंकि उन्होंने अड़ियल रवैया अपना लिया था। हमेशा की तरह स्नोबॉल और नेपोलियन एक दूसरे के मत से असहमत थे। नेपोलियन के अनुसार जानवरों को आग्नेयास्त्रों को खरीदने और स्वयं के उपयोग में खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। स्नोबॉल के अनुसार उन्हें अधिक से अधिक कबूतर भेजने चाहिए और जानवरों के बीच अन्य खेतों पर विद्रोह करवाना चाहिए। एक ने तर्क दिया कि यदि वे खुद की रक्षा नहीं कर सके तो वे हारने के लिए मजबूर थे। दूसरे ने तर्क दिया कि अगर विद्रोह हर जगह हुआ तो उन्हें खुद को बचाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जानवरों ने पहली बार नेपोलियन की बात सुनी, फिर स्नोबॉल की, और अपने दिमाग को सही दिशा नहीं दे पा रहे थे कि वास्तव में वो हमेशा वे जिस समय जिसकी बात सुन रहे होते थे उसी के साथ समझौते में पाए जाते थे। अंत में वह दिन आया जब स्नोबॉल की योजना पूरी हो गई। अगले रविवार को बैठक में पवन चक्की पर काम शुरू करना है या नहीं, इस सवाल पर वोट डालना था। जब जानवर बड़े बाड़े में इकट्ठे हो गए थे तो स्नोबॉल उठ खड़ा हुआ था, और हालांकि कभी-कभी भेड़ों के मिमियाते रहने से उसका ध्यान व भाषण बाधित हो जाता था, किंतु पवन चक्की के निर्माण की वकालत करने के कारणों को वह प्रस्तुत करता रहा था। तब नेपोलियन जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि पवन चक्की की योजना बकवास थी, और उसने सलाह दी कि कोई भी इसके लिए वोट न दे और तत्काल बैठे। उसने मुश्किल से 30 सेकंड के लिए बात की थी, और उसने भी जो प्रभाव पैदा किया उसके बारे में लगभग उदासीन लग रहा था। इस पर स्नोबॉल अपने पंजों पर खड़ा हुआ और भेड़ों को जोर से डांटा, जिन्होंने फिर से मिमियाना शुरू कर दिया था। फिर से एक बार पवन चक्की के पक्ष में एक भावुक अपील करने के बाद वह टूट सा गया। अब तक जानवरों की सहानुभूति दोनों में समान रूप से विभाजित हो गई थी, लेकिन उस पल में स्नोबॉल की वाणी उन्हें अपने निर्णय से दूर ले गई थी, और इन सब पर एक चमत्कारिक प्रभाव हुआ। चमकते हुए वाक्यों में उसने एनिमल फार्म की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जहां जानवरों को मेहनत से मुक्ति मिलेगी। अब उनकी कल्पना सिर्फ चुकंदर काटने और भूसा काटने की मशीन तक ही सीमित नहीं था। उसने कहा कि बिजली, बिजली की रोशनी, गर्म और ठंडे पानी और एक इलेक्ट्रिक हीटर के साथ हर बाड़े में रोशनी की आपूर्ति के अलावा इसमें थ्रेसिंग मशीन, हल, रोलर्स और कटाई की मशीन भी संचालित हो सकती है। स्नोबॉल का भाषण समाप्त हो चुका था। अब कोई संदेश था अब कोई संदेह नहीं था कि वोट किस तरह से जाएगा। लेकिन उसी पल में नेपोलियन खड़ा हुआ और स्नोबॉल पर एक अनोखी तिरछी नज़र से देखते हुए एक अजीब सी तीखी आवाज निकाली, जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। इस पर बाहर से भी भौंकने की एक भयानक बेढंगी ध्वनि आई थी, और पीतल के पट्टे पहने हुए 9 विशाल कुत्ते बाड़े में पहुंचे। उन्होंने सीधे स्नोबॉल पर हमला किया, जो उनके जकड़ लेने वाले जबड़े से बचने के लिए समय पर ही अपने जगह से उठ गया था। एक पल में वह दरवाजे से बाहर था और वे कुत्ते उसके पीछे थे। बहुत आश्चर्यचकित और भयभीत अवस्था में सभी जानवर उसे देखने के लिए भीड़ लगाकर पिछले दरवाजे पर खड़े हो गए थे। स्नोबॉल लंबे चारागाह में दौड़ रहा था, जिसने सड़क की ओर रुख कर लिया था। वह दौड़ रहा था, लेकिन कुत्ते उसके काफी करीब थे। अचानक वह फिसल गया और ऐसा लगता था कि उनके पास ही आ गया था। वह फिर से तेजी से दौड़ रहा था तो कुत्ते फिर से उसके ऊपर वार कर रहे थे। उनमें से एक ने स्नोबॉल की पूंछ पर अपने जबड़े बंद कर दिए,
लेकिन स्नोबॉल ने समय पर इसे मुक्त कर दिया। फिर उसने एक अतिरिक्त जोर लगाया और कुछ और तेजी से बाड़े में एक गड्ढे के कारण फिसल गया और फिर उसे देखा नहीं गया। मूक और भयभीत जानवर बाड़े में वापस आ गए। कुछ ही पलों में कुत्ते भी वापस आ गए थे। पहले कोई भी यह कल्पना करने में सक्षम नहीं था कि ये प्राणी कहाँ से आए थे, लेकिन समस्या जल्दी ही हल हो गई। वे पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन उनकी मां से दूर ले गया था और निजी तौर पर उनका पालन पोषण किया था। यद्यपि अभी तक वे जवान नहीं हुए थे, वे बड़े कुत्ते थे और भेड़ियों की तरह भयंकर दिख रहे थे। वह नेपोलियन के करीब आकर खड़े हो गए। जानवरों द्वारा यह देखा गया कि उन्होंने अपनी पूंछ को उसी तरह से हिलाना शुरू कर दिया जैसे अन्य कुत्ते जोन्स के साथ होने पर हिलाते थे। नेपोलियन उन कुत्तों के साथ चबूतरे पर चढ़ गया जहां मेजर पहले अपना भाषण देने के लिए खड़ा था। उन्होंने घोषणा की थी कि अब से रविवार की सुबह बैठकें समाप्त हो जाएंगी। वे अनावश्यक थीं। उसने कहा क्योंकि उन्होंने समय बर्बाद कर दिया था। भविष्य में खेत के काम से संबंधित सभी प्रश्नों को सुअरों की एक विशेष समिति द्वारा निपटाया जाएगा, जिसका अध्यक्ष स्वयं ही होगा। ये निजी रूप से मिलेंगे और बाद में दूसरों के लिए अपने फैसले पर संवाद करेंगे। जानवरों को रविवार को सुबह ध्वज को सलाम करने और फहराने के लिए इकट्ठा करना होगा और वे इंग्लैंड के जानवर गीत गाएंगे और सप्ताह के लिए अपने आदेश प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई और बहस नहीं होगी। स्नोबॉल के निष्कासन से जानवर सदमे में थे। नेपोलियन की इस घोषणा से सभी निराश थे। उनमें से कई ने विरोध करना चाहा, मगर उन्हें सही तर्क नहीं मिले। यहाँ तक कि बॉक्सर भी बेहद परेशान था। उसने अपने कान साफ किए, कई बार अपने बालों को हिलाकर इशारा दिया और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अंत में वो कुछ भी नहीं कह सका। हालांकि सुअरों में भी कुछ अधिक स्पष्टवादी थे। सामने की पंक्ति में खड़े 4 युवा सुअरों ने निराशाजनक तरीके से घुटने टेकते हुए और उनमें से 4 ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए बोलना शुरू किया। लेकिन अचानक नेपोलियन के चारों ओर बैठे खतरनाक कुत्ते गुर्राने लगे और सूअर चुप होकर बैठ गए। भेड़ें 4 पैर अच्छे 2 पैर खराब पंक्ति गा रही थीं। यह गायन लगभग पौन घंटे तक चला और चर्चा के किसी भी मौके को खत्म कर दिया। कुछ देर बाद स्क्वेलर को दूसरों को नई व्यवस्था की व्याख्या बताने के लिए खेत के चारों ओर भेजा गया। उसने कहा, साथियों, मुझे विश्वास है कि यहाँ हर जानवर उस बलिदान की सराहना करता होगा जो कॉमरेड नेपोलियन ने इस अतिरिक्त श्रम को अपने आप में लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप निश्चित ही प्रसन्न होंगे। यह मत सोचो साथियों कि नेतृत्व उन्होंने दिल बहलाने के लिए अपने हाथ में लिया है, बल्कि इसके विपरीत यह एक गहरी और भारी जिम्मेदारी है। कोई भी कॉमरेड नेपोलियन की तुलना में अधिक दृढ़ता से विश्वास नहीं कर सकता कि सभी जानवर बराबर हैं। वह आपके अपने लिए फैसले लेने पर बहुत खुश होगा, लेकिन कभी कभी आप गलत निर्णय ले सकते हैं कॉमरेड, और फिर हम कहाँ होंगे? जैसे कि आप अपने स्नोबॉल की पवन चक्की की योजना का पालन करने का फैसला किया था, लेकिन अब हम जानते हैं कि वह अपराधी से ज्यादा और कुछ नहीं था। किसी ने कहा, वो गौशाला की लड़ाई में बहादुरी से लड़े थे। स्क्वेलर ने कहा, बहादुरी पर्याप्त नहीं है, निष्ठा और आज्ञाकारिता अधिक महत्वपूर्ण है। और गौशाला की लड़ाई के रूप में मेरा मानना है कि वह समय आएगा जब हम पाएंगे कि इसमें स्नोबॉल का हिस्सा बहुत अतिरंजित था। अनुशासन चाहिए होता है दोस्त, कड़ा अनुशासन। आज के समय की यही मांग है। एक गलत कदम और हमारे दुश्मन हमारे ऊपर से आक्रमण कर देंगे। निश्चित रूप से दोस्त, आप जोन्स को यहाँ वापस नहीं चाहते होंगे। एक बार इस बात पर तर्क असंभव था। निश्चित रूप से जानवर जोन्स को वापस नहीं देखना चाहते थे। अगर रविवार सुबह बहस का कारण उसे वापस लाने के लिए उत्तरदायी था, तो बहस बंद होनी चाहिए। बॉक्सर, जिसके पास अब चीज़ों को सोचने में असमर्थता थी,
उसने सामान्य भावनाओं को यह कहते हुए आवाज उठाई, अगर कॉमरेड नेपोलियन कहते हैं तो यह सही होना चाहिए। और तब से उसमें मैक्सिम को अपनाया, नेपोलियन हमेशा सही है। फिर तब से वो बस यही पंक्ति दोहराता था और उसके बाद उसने अपना निजी आदर्श वाक्य, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, दोबारा कभी नहीं बोला। इस समय तक मौसम बदल गया था और वसंत के आगमन के साथ फसल की खेती शुरू हो गई थी। स्नोबॉल ने पवन चक्की की अपनी योजनाओं को जिस छप्पर में खींचा था वो बंद कर दिया गया था और यह भी माना जाता था कि योजनाएं फर्श से मिटा दी गई थीं। प्रत्येक रविवार की सुबह 10 बजे जानवरों को सप्ताह के लिए अपने आदेश प्राप्त करने के लिए बड़े अहाते में इकट्ठा किया जाता था। वृद्ध मेजर की खोपड़ी अब बगीचे से निकाल दी गई थी और बंदूक के बगल में झंडे के नीचे एक डंडे पर स्थापित किया गया था। झंडा फहराने के बाद जानवरों को बाड़े में प्रवेश करने से पहले फिर के पीछे एक आदरणीय तरीके से प्रणाम करने की आवश्यकता थी। आजकल वे सभी एक साथ नहीं बैठते थे, जो वे सब अतीत में किया करते थे। स्क्वेलर के साथ नेपोलियन और मिनिमस नामक अन्य सुअर, जिसे बेहद सुंदर गाने और कविताओं को लिखने के लिए एक उल्लेखनीय उपहार भी दिया गया था, उनके साथ चबूतरे पर बैठता था। उसके सामने बैठे 9 कुत्ते उनके चारों ओर एक अर्धवृत्ताकार घेरा बना लेते थे और अन्य विशेष सुअर पीछे बैठते थे। शेष जानवर बाड़े के बीच में बैठते थे। नेपोलियन सैनिकों की शैली में सप्ताह भर के आदेशों को पढ़ता और इंग्लैंड के जानवर गीत के एक गायन के बाद सभी जानवर इधर उधर फैल जाते। स्नोबॉल के निष्कासन के बाद तीसरे रविवार को जानवर कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए जब नेपोलियन ने घोषणा की कि पवन मिट्टी बनाई जानी चाहिए। उसने अपना मन बदलने के लिए कोई कारण नहीं बताया, लेकिन केवल जानवरों को चेतावनी दी कि यह अतिरिक्त कार्य करने में बहुत कठिन श्रम करना पड़ेगा। उनके राशन को कम करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि सभी योजनाएं विस्तार से आखिर तक तैयार कर ली गई थीं। पिछले 3 हफ्तों से सुअरों की एक विशेष समिति उन पर काम कर रही थी। विभिन्न अन्य सुधारों के साथ पवन चक्की के निर्माण में 2 साल लगने की उम्मीद थी। उस शाम स्क्वेलर ने अन्य जानवरों को निजी तौर पर समझाया कि नेपोलियन वास्तव में कभी भी पवन चक्की का विरोध नहीं कर रहा था। उसके विपरीत उसने तो शुरुआत में उसकी वकालत की थी और इन योजनाओं को उसने ही बनाया था। बल्कि स्नोबॉल ने छप्पर के नीचे तल पर इसकी रूपरेखा खींची थी। वास्तव में नेपोलियन के कागजात चोरी हो गए थे। असल में पवन चक्की नेपोलियन की अपनी रचना थी। यह सुनकर किसी ने पूछा, जब ऐसा था तो फिर उसने इसके खिलाफ इतनी दृढ़ता से बात क्यों नहीं की थी? यहाँ स्क्वेलर बहुत धूर्त लग रहा था। उसने कहा कि यह कॉमरेड नेपोलियन की चालाकी थी। वो स्नोबॉल से छुटकारा पाने के लिए बस एक सनकी के रूप में पवन चक्की का विरोध करते प्रतीत होते थे, जो एक खतरनाक चरित्र और बुरे प्रभाव वाला था। अब जब स्नोबॉल रास्ते से बाहर था, योजना उसके हस्तक्षेप के बिना आगे बढ़ सकती है। स्क्वेलर ने कहा, इसे रणनीति कहते हैं। उसने यह शब्द बार बार कई बार दोहराया, रणनीति कॉमरेड, रणनीति। जानवरों को यह निश्चित नहीं था कि इस शब्द का क्या अर्थ था, लेकिन स्क्वेलर ने इतनी दृढ़ता से बात की और उनके साथ रहने वाले 3 कुत्ते इतने खतरनाक रूप से गुर्रा रहे थे कि उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपनी व्याख्या स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, अब हम आगे की कहानी अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।